हम क्योंकि अंग्रेजी के पीछे इतने पागल हो रखे हैं, हम रोटी को टोर्टिला बोलने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। घर की मुर्गी दाल बराबर। आप कितनी भी इंग्लिश बोल लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया घूम आइए, आप नौकरी कर लीजिए, जब वापस घर में आते होंगे तो मक्का के होंगे ही चलता होगा। हमारे घर में या हमारे दोस्तों में कोई बंदा हिंदी में भी बात करता था ना, तो भी कहते थे बोला जान है घना अंग्रेज ना बने, बोला मारा अंग्रेजी ना छाटा है। कई लोग क्या कर बोला तू घना अंग्रेज पाग रह गए, बोला बता बिटोडन इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। मैं बता दूंगा डंग हाउस। धरती पे ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ जिसकी मदर टंग तो हिंदी है और उसने इंग्लिश सीख ली, वो भी बिना मजाक उड़वाए। मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। उनको नहीं पता कि पुअर के सिर्फ गरीब ही कहना चाह रहे हो या आप मतलब उनको पिछड़ी जाति का कहना चाह रहे हो। नो कमेंट। No, the foreign aid president is getting very fat. मैं उस तरीके की अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता कि हाउ डू यू डू रहा है। हाँ आई एम फाइन, माई नेम इज सतेंद्र एंड आई स्टडी इन दिस क्लास। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, मैं आपको 4 टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बिना धरती पे कोई भी इंग्लिश बोलना सीख जाए ना, तो मेरे चैनल पे आके गाली देना, मैं एड्रेस दे दूंगा, मेरे मुंह पर गालियाँ देना मेरे नाम से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश बोलने की सोचते होंगे, दिमाग में सेंटेंस फ्रेम भी कर लेते होंगे, लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि डब्बा गुल हो जाता होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगी इस पॉडकास्ट में, जो आपको वो सारी बातें बहुत डिटेल में समझाएंगे जो आपके काम आएगी, जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेगी। और वो रटी रटाई बातें तो कम से कम इस पॉडकास्ट में नहीं होंगी जो आपने बाकी लोगों से सुनी होंगी। क्योंकि जब आप किसी ऐसे शख्सियत से मिलते हैं जो खुद बहुत ग्राउंड जीरो से अपनी शुरुआत करता हो, तो आप उससे कनेक्ट भी कर पाते हैं, रिलेट भी कर पाते हैं और उसकी बातों को समझ भी पाते हैं। तो इस पॉडकास्ट के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप ही के काम का पॉडकास्ट है, तो आप ही के बने रहने में फ़ायदा है। सतेंद्र सिंह जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अब सर अपना पॉडकास्ट चैनल भी चलाते हैं, एक इंग्लिश लवर्स के नाम से भी उनका एक चैनल चलता है, जिसमें जाके आप बहुत बारीकी से चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और बाकी तो मेरे सवाल होंगे ही कि एक बहुत ग्रास रूट का आदमी, जब मैं तो इंग्लिश पे फोकस करूंगी, इस कदर धाकड़ इंग्लिश बोलता है तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यार ये कैसे हो गया, फिर हम क्यों नहीं। थोड़ा समझाएंगे कि इनिशियल लेवल पे तो आपको दिक्कत होती ही होगी। बिल्कुल होती है। और कैसे उसे आपने कोप अप किया और आप इस डायरेक्शन में आए और ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलते हैं। मैम सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब आपको पता चल जाता है कि भाई आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है इस दुनिया में, इस भेड़चाल में शामिल रहने के लिए, इस समाज का एक हिस्सा बने रहने के लिए। तो शायद मेरी वो कोशिश थी कुछ खास बनने की। उसी वजह से मैंने सोचा कि जब गांव में या हमारे स्कूल में कोई भी इंग्लिश में बात करता था, कोई स्टूडेंट या जो हमारी इंग्लिश की टीचर थी, तो मेरे को लगता था यार ये कौन सी दुनिया से हैं। मैं कहा ये क्या बोल रहे हैं। और जो इंग्लिश में बात करते थे या स्टेज पे प्रेयर जब होती है तो इंग्लिश में कोई आके पोएम रिसाइट करता था या कुछ भी बोलता था, सब उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं घर कर गई। मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें छोड़, तेरे बस की नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है अगर मैं कोशिश करूं शायद सही तरीके से, तो शायद मैं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो एक मेरा फैसिनेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ जब समाज में मान लो आज के दिन कोई भी आपके आसपास इंग्लिश में बात करता है तो उसके 2 ही मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो ये कि या तो ये बंदा बहुत अमीर है भाई, ठीक है, वो हाई लेवल का है, ठीक है, एकदम से आप ऐसे हो जाओगे, मतलब मानसिक रूप से आप दबाव महसूस करोगे अगर सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है तो, ठीक है। या तो वो बहुत हाई मतलब स्टेटस का फैमिली का मेंबर है, दूसरा या वो बहुत बड़ा एजुकेशन में मतलब काम कर चुका मतलब है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बस हाँ, क्या आदमी आ गया। 2 ही मतलब निकलेंगे, या तो वो अमीर है या वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो 2 स्टेटस जो ये सिंबल हमने बना दिए हैं इंग्लिश से, उस वजह से मुझे ये बात शायद बहुत पहले समझ आ गई थी कि अपने आप का स्टेटस अगर आपको रेज करना है सोसाइटी में, तो या तो आप पढ़ाई के थ्रू करो, जो कि मैं बिल्कुल नालायक था, ठीक है, या फिर आप करो इंग्लिश के द्वारा, तो आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि लोग आपको रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। तो ये रीज़न था मेरा इंग्लिश के तरफ झुकाव का।
लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, आप कितनी भी इंग्लिश बोल लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया घूम आइए, आप नौकरी कर लीजिए, जब वापस घर में आते होंगे तो मक्का ई के होंगे ही चलता होगा। हाँ देखो, मैं सच्चाई बताऊं, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूं, और आप इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में या हमारे दोस्तों में कोई बंदा हिंदी में भी बात करता था ना, तो भी कहते थे, बोला जान है गणा अंग्रेज ना बने, बोला मारा आगा अंग्रेजी ना छाटा है। मतलब मैं हिंदी में भी बात करता था तो भी उसको अंग्रेज बोल देते थे। इंग्लिश मत बोलो, आप शुद्ध हिंदी में बात करोगे तो भी आपको ये कहा जाएगा हमारे परिवेश में कि बोला घना अंग्रेज ना बना। तो वो भी मेरे लिए एक चुनौती थी कि मैंने पहले तो हिंदी में बोलना स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस तरीके की अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता कि हाउ डू यू डू रहा है, हाँ आर आई एम फाइन, माई नेम इज सत्येंद्र एंड आई स्टडी इन दिस क्लास एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं इस तरीके की इंग्लिश नहीं बोलना चाहता था, ये मैंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था। और आजकल कोई भी अगर इंग्लिश बोलता भी है तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सेंट है, जो टोनैलिटी है, वो बहुत फर्क ला देती है इस बात में कि आप मतलब ढंग से अंग्रेजी बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे। अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नीड टू हैव अ न्यूट्रल एक्सेंट रादर देन अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट। आई ऑलवेज फोकस ऑन न्यूट्रल एक्सेंट। हाँ, तो ये मेरी लड़ाई थी खुद से कि पहले मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि जो मेरी जीभ है वो ज़्यादा मोटी ना हो जाए हरियाणवी बोल बोल के। तो ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणवी नहीं बोलता था। तो हमारे मतलब घर पे मेरी मम्मी 5वीं पास, मेरे पापा 8वीं पास, तो आप सोच सकते हो हिंदी कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता। हमारे तो बल्कि बागड़ भाषा में ना हमारा जीभ का तलवा थोड़ा सा मोटा होता है। अरे कित गए थो, कितना आए तू, अरे कित जा रहे थो, तू घणु माचा है। तो मतलब थोड़ा तो थो ओ ये ज़्यादा बोला जाता था। तो MTI बोलते हैं इसको, मदर टंग इन्फ्लुएंस। Okay. तो जब भी आप इंग्लिश में बात करोगे ना तो मदर टंग इन्फ्लुएंस आए बिना रहेगा नहीं, चाहे आपकी कोई भी बोली हो। तो अगर आपने शुरुआत से इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो चाहे आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश सीख लें, कितने भी रूल्स आप अच्छे से समझ लें, आपका वो एक्सेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। यही सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि मान लीजिए अगर आप यूपी की साइड के होते या इस तरफ के, फिर भी सॉफ्ट टोन थोड़ी सी होती, लेकिन हरियाणवी एक अलग टोन हो गई, लठमार बोली। हाँ लठमार बोली आप इसे कह सकते हैं, तो और दिक्कत हुई होगी बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत, जैसे मैं आज भी बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ बोलते अच्छी इंग्लिश है लेकिन उनके शब्दों में आज भी सॉरी नहीं होगा, सॉरी, आज भी ऑटो नहीं होगा, ऑटो खड़ा है। हाँ। तो उनको तो बड़ी मेहनत करने की जरूरत है फिर। हाँ, स्कूल नहीं बोलेंगे स्कूल, स्कूल, हाँ, स्टार्ट नहीं बोलेंगे स्टार्ट, स्टार्ट, हाँ, ठीक है, बोला रहा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये दिक्कत मुझे पता थी शुरू से ही, तो मुझे सिर्फ इसी पे काम करना था। इसीलिए मैंने बताया कि मैं घर में हिंदी में बात करता था। देखो अच्छा, हिंदी इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हो तो आप इंग्लिश भी अगर सीखोगे तो आप न्यूट्रल एक्सेंट में बोलोगे। ठीक है, ये मज़े की बात है। अगर आप किसी साउथ बंदे की बात करें, मैं आपको एक थोड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जो इंटरनेशनल कॉमेडियंस हैं, जब भी उनको मिमिक करना होता है इंडियंस की इंग्लिश को कि हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आप देखना हमेशा रील्स बहुत वायरल मिलेंगी इंटरनेट पे, वो ट और ड साउंड को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। What do you do? Where are you going? So if somebody speaks like this, ये माना जाता है कि वो इंडिया से है, क्योंकि जो सदर्न इंडिया में हमारी इंग्लिश बोली जाती है वहाँ टी और डी साउंड का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट है। और इवन हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ साइड में भी जो टी और डी साउंड्स हैं, ये इंडिया में हमारी जो हिंदी भाषा है हमें ट ड सिखाया जाता है, ट टमाटर, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप कहो तो इस ट को ठ बोला जाता है। इट्स नॉट टमाटो, ठीक है, टमाटो, या इट्स टमाटो, ओके, ठीक है, इट्स टमाटो। सो ट साउंड वो छ छ पायल की छन छन जैसी सुननी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, मैं पता है क्या करता था, मैं अकेले कमरे में बैठ जाता था, खाली कमरे में, और जब भी मैं कोई किताब इंग्लिश की लेके पढ़ता था तो मुझे ये पक्का करना होता था कि जब मेरी आवाज़ वापस एको होके मेरे पास आए तो ऐसा लगना चाहिए कि कमरे में छन छन कोई पायल बज रही हो। दैट इज़ न्यूट्रल एक्सेंट। सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, nobody can make out that I belong to a village in Haryana because I always focused on neutral accent. I never focused on UK or US accent. In my times, उस समय तो कोई डिक्शनरी के बाहर जा भी नहीं पाता था, इंटरनेट नहीं था इतना,
तो आज आए हैं ये इंडियन एक्सेंट और यूके एक्सेंट गूगल पे, मेरे टाइम पे तो ये भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ न्यूट्रल एक्सेंट पे ध्यान दिया, तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा ढंग के लेवल पे आज पहुंच पाया हूं कि 60 लाख से ज़्यादा लोगों का प्यार मुझे इंटरनेट पे मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ अगर हरियाणा की अगर मैं बात करता या हरियाणवी में ही बोलता तो शायद सिर्फ हरियाणा के कुछ लोगों तक मैं पहुंच पाता, और उनको भी मैं क्या सिखा पाता। व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश यू शुड साउंड लाइक एन इंग्लिश पर्सन, ओके, कि दिस इज़ माई मदर टंग। अगर आप उसको ऐसे बोल रहे हो जैसे एक अंग्रेज इंडिया में आता है, वो हिंदी में क्या बोलेगा, दुगना लगान देना पड़ेगा। तो अगर हम इंग्लिश ऐसी ही बोलेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा हमारे इंग्लिश बोलने का। और आप मैम बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, आई यूज़ टू टॉक टू माई बॉसेज ओवर देयर, आई यूज़ टू टॉक टू माई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ओवर देयर, सो दे टोल्ड मी दैट सत्येंद्र यू स्पीक इंग्लिश वेल, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि आप न्यूट्रल एक्सेंट में बात करते हो। You don't try to imitate others and you don't try to sound like an Aussie. क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस क्या कहते थे, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, लेकिन वो इसको एक्सेंट में कैसे बोलते हैं, व्हाट यू डूइंग माइट। तो अगर मैं भी वैसे बोलता, कई हम इंडियंस में ना ये नकल करने की बड़ी गंदी आदत है। हम पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को इंग्लिश सीख के ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा अंग्रेज कोई है आई एम अमेरिकन मैन। तो अभी मैंने देखा कुछ लोग इंटरनेट पे बहुत वायरल हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालते रहते हैं कि इफ़ यू वांट टू साउंड लाइक एन अमेरिकन यू शुड टॉक लाइक दैट। उससे क्या हो जाएगा, आप अपनी शक्ल बदल लोगे क्या, आप अपनी नस्ल बदल लोगे क्या, आप कैसे दुनिया को ये बता पाओगे कि आप हिंदुस्तान से नहीं हो। यू कांट चेंज दैट, सो डोंट ट्राई टू चेंज दैट, डोंट ट्राई टू बिकम एन इम्पोस्टर, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है। लेकिन आपने जैसे कहा ना कि इंटरनेशनल जो कॉमेडियंस हैं, वो जो मिमिक्री करते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं। हाँ जी। हमारे वाले भी कम नहीं है। हाँ। हमारे वाले छोटे छोटे बच्चों से पूछो कि पराठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो भी कहते हैं पराठास। पराठास। वो भी बड़े स्टाइल में बोलते देखो, इसका मैं सबसे एक बड़ा पॉइंट आपको बताता हूँ, कोई भी भाषा दूसरी भाषा का पूरक नहीं हो सकता। हम एक भाषा से, जो हमारी मदर टंग है, जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, उससे अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इंसानों ने ही कुछ रूल्स बना दिए कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका नियरेस्ट मीनिंग पा सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप चाहें कि हर शब्द का आपको दूसरी भाषा में मतलब मिले तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, विदेशों में कल्चर अलग है। अगर मैं बात करूं, हमारे होता है बिटोड़ा, हरियाणा में बात करूं तो कई लोग क्या अगर बोला तू घना अंग्रेज पाक रह के, बोला बता बिटोड़न इंग्लिश में क्या अगर है, मैं बता दूंगा डंग हाउस, ठीक है। कोई कहते हैं कि बोला जो गोश्त नहीं होया करें, जो दीवारों पे लगाते हैं, जो जला उपले जिनको आप कहते हो, तो हमारे, हाँ, हमारे बागड़ भाषा में गोश्ते का अगर। मेरी मम्मी बहुत थापती थी ना, हम भैंस रखते थे और मैं भैंसों का पाड़ी भी था। अगर आप पूछोगे तो मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। बता सकते हैं। कोई अगर कहे ना कि भाई ये झूठ बोल रहा है, गाँव से नहीं है, तो भाई मैं पाड़ी भी रह लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय को लेके जाते थे ना जंगल में उनको चराने के लिए, मैं खुद अपनी भैंसों को लेके, 4-5 हमारी भैंसें थी, मैं उनके ऊपर बैठ के, और मैं 10-12 साल का हुआ करता था, मैं अपनी रोटी पोटली में बांधी और मैं भैंसों को लेके जाया करता था खेतों में चराने के लिए। वहाँ से आकर अगर आज मैं 60 लाख लोगों को इंग्लिश में ज्ञान दे पा रहा हूँ, मैं उन्हें कुछ बना रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ तो भाई कोई भी कर सकता है। पहली बात तो ये। वापिस आ जाता हूँ कि अगर आप किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हो, वो मत करो। कई कहते हैं कि रोटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हैं लोग, रोटी को कहते हैं टोर्टिला। अरे भाई, टोर्टिला एक अलग चीज़ है जिससे पिज़्ज़ा बनता है, वो एक रोटी की तरह होता है, वो रोटी नहीं होता। रोटी अमेरिका में बनी ही नहीं तो वो इंग्लिश वाले उसको अपनी भाषा में कैसे नाम दे देंगे, नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे ना। अब हमारे धोती होती है, ठीक है, हमारे खंडवा होता है, ठीक है, उसका कोई डायरेक्ट अगर आप कहना चाहो तो नहीं है ट्रांसलेशन। हमारे हरियाणा में लट होता है, ठीक है, उसको आप इंग्लिश में स्टिक कह सकते हो, बट दैट्स नॉट अ स्टिक, ठीक है। मैंने बताया कि गोश्ता जो उपला होता है गोबर का, आप उसको क्या कहोगे, आप उसको डंग कह सकते हो, क्योंकि गोबर तो जो गाय, क्योंकि गोबर जो है वो तो अमेरिका में भी होता है और गोबर हमारे इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया वालों ने तो गोबर का कुछ बना लिया। अब उसे क्या नाम दे, उसे क्या नाम दे।
अमेरिका में गोबर का किसी ने कुछ बनाया नहीं, उन्होंने गोबर को गोबर समझा और उसको गोबर समझ के फेंक दिया। लेकिन हमने क्या किया, उसी का इस्तेमाल किया, हमने उसकी खाद भी बनाई, हमने उसके उपले बना के, क्योंकि हमारे पास लकड़ियां कम होती थी तो जलाने के लिए चूल्हे में, मैंने सारी जिंदगी, मैंने कॉलेज लेवल तक चूल्हे का खाना खाया और वही गोबर के उपलों से ही जला जला के मेरी मम्मी हमें रोटियां बना के देती थी। तो उसका अगर कोई पूछे नाम क्या होता है, डंग केक कह दूंगा, लेकिन केक तो भाई खाने का होता है। लेकिन जब आप जबरदस्ती करते हो ना कि नहीं इसकी इंग्लिश होनी ही चाहिए, तब ये सारी समस्याएं आती हैं कि बिटोड़े को हमें डंग हाउस बोलना पड़ता है, ठीक है, उस गोबर के उपले को हमें डंग केक बोलना पड़ता है। मैं ये कहता हूं अगर आपको किसी ऐसे शब्द की इंग्लिश नहीं मिलती है तो उसको डायरेक्ट बोलो ना। आप अगर किताबें पढ़ेंगे, जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हुए हैं, मैं एक नाम लेना चाहूँगा मुल्क राज आनंद जी का, वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। बल्कि जब मैंने एमए इंग्लिश की तो वो हमारे सिलेबस में एक किताब थी कुली नाम से, पढ़ना भाई सभी जो दिल से सोचते हैं ना वो लोग ज़रूर पढ़ना। आप अगर इंसानियत है आप में ज़िंदा तो आपकी आंखों से आंसू ज़रूर निकलेंगे। मैं बहुत रोया उस किताब को पढ़ के, ठीक है। तो उस कुली किताब में भी दैट टाइम वो बहुत अच्छे राइटर थे, उन्होंने भी धोती को धोती ही लिखा है। अगर आप किसी अंग्रेज़ की, यानी कि आप मान लीजिए बहुत बड़ा कोई राइटर है अमेरिका का, वो अगर अपनी नॉवल लिखेगा इंडिया के बारे में तो धोती को धोती ही लिखेगा, वो रोटी को रोटी ही लिखेगा। लेकिन हम क्योंकि अंग्रेजी के पीछे इतने पागल हो रखे हैं, हम रोटी को टोर्टिला बोलने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप अंग्रेज नहीं बन सकते, इस बात को जान लो। इंग्लिश को आप एज ए स्किल समझो, जैसे आप स्विमिंग करते हो, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो, इंग्लिश को स्किल समझो। अब मैम आप ये बताइए, आप आज के दिन अपना कॉर्पोरेट कल्चर देख रहे हो, कहीं भी आप जाते हो आपको क्या कहा जाता है, यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इनडायरेक्टली व्हाट दे मीन, यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो उन्होंने अपने आप ही बता दिया कि इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन आप इसको ले कैसे रहे हो, सब्जेक्ट। हमारे दिमाग में बचपन से लेके आज तक बैठ गया ना कि स्कूल में हमने क्या करा है, हमने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लिया है। और साल के आखिर में हमारा टेस्ट होता था, टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाते थे तो हमें लगता था कि इंग्लिश आ तो गई लेकिन बोलनी नहीं आ रही। मैं कहना चाहूँगा वो सब्जेक्ट था तो उसको सब्जेक्ट की तरह साइड में करो। लैंग्वेज की बात करो तो लैंग्वेज आपको नहीं आती, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो नहीं आती, एक्सेप्ट दिस रियलिटी। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक बड़ा हम लोगों को भार लगता था सिर पे, वो टेंसेस पढ़ना। हाँ, वो मेरे तो आज तक भी समझ में नहीं आए। लेकिन हाँ इतना है कि जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो अब उतना तो बोल चाल लेते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको जो ट्रिक्स निकालते हैं, कोई ऐसी ट्रिक जो आप टेंसेस को लेकर लोगों को समझा सके। क्योंकि मैं आपके पेज पर वीडियो देख रही थी, तो मैंने वो पूरा बस इसीलिए नहीं देखा कि मैं तो फेस टू फेस समझूंगी, ताकि दर्शक भी समझ सकें। छोटी मोटी ट्रिक जो आप समझा सके आज के यूथ को जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश को सच में सीखना चाहते हो, कई लोग सीखना चाहते हैं बट उसके लिए एफर्ट नहीं करते। अब चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं शायद अंबानी जी से ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, लेकिन उसके लिए मैं एफर्ट क्या कर रहा हूँ वो मैटर करता है। तो 90% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीख जाएं, लेकिन उसके लिए ना तो टाइम निकालेंगे ना एफर्ट करेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, मैं आपको 4 टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बिना धरती पे कोई भी इंग्लिश बोलना सीख जाए ना तो मेरे चैनल पे आके गाली देना, मैं एड्रेस दे दूंगा, मेरे मुंह पर गालियाँ देना मेरे नाम से, ठीक है, भर देना कमेंट गालियों से। अगर कोई भी सीख जाए इन 4 चीज़ों के बिना, देखो कोई भी भाषा है, मैं इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा, अगर आप फ्रेंच भी सीखने की कोशिश करोगे, अगर हम कहते हैं थैंक यू, ठीक है, तो उसका मतलब शायद उई, हाय का मतलब उई होता है फ्रेंच में, अच्छा, मुझे तो नहीं हाँ, तो उई होता है, ठीक है, ग्रासियास, ठीक है, थैंक यू। तो अगर आप ये शब्द सीख जाते हो ना और घर पे जाके मम्मी को बताओगे कि आज मैंने स्कूल में ये सीखा, मम्मी फ्रेंच सीख रहा हूँ मैं, और हम में से फ्रेंच किसी को नहीं आती, जैसे अभी आपने बोला आपको नहीं आती, तो मैंने एक शब्द बोला, आपको लगा होगा नहीं यार इस बंदे को तो है फ्रेंच आती है यार, अभी अब 4 शब्द बोलते तो मैं सोचती वाओ फ्रेंच भी आती है, मैं अगला सवाल अभी पूछ लेती। समझ आ रहा है? हाँ। तो इससे क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश को हमने एज ए सब्जेक्ट ले लिया तो हमारे दिमाग में एक ये वहम बैठ गया कि भाई इंग्लिश तो मैंने पढ़ी है, मेरे को सब कुछ आता है,
मैंने टेंस भी पढ़े हैं, लेकिन आपने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ा है। आप ये बात जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे, पता है क्या, जब तक आप ये मान के बैठते हो कि नहीं मुझे आता है, आप कुछ नहीं सीख सकते लाइफ में। जब तक आप एक लर्नर रहते हो, आप सारी ज़िंदगी सीखते हो। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। I never say that I have become a teacher, now I know everything. I'm still learning. Every day I learn. ठीक है, जहाँ से भी मिलता है मैं सीखता हूँ. That's the reason I'm talking to you in English in between, so that people they get to know that we are also teachers. ओके हमें भी मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. इट्स नॉट लाइक दैट आई एम साउंडिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर. आई एम नॉट एन अमेरिकन एट ऑल. ठीक है, आई एम एन इंडियन, तो आई विल टॉक लाइक एन इंडियन. तो मैं ऐसे स्लैंग्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अमेरिका में होता है. जो मैंने सीखा है यहाँ पे किताबों में, मैं वही चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा. वैसे मैं कर सकता हूँ. मैं एक बीच में ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर अमेरिका जाते हो, आपने यहाँ की इंग्लिश सीख ली ना, तो भी आप वहाँ ढल नहीं पाओगे. उसका रीज़न बताता हूँ. यू डू यू, आई डू मी. आपको क्या समझ आया बताइए? ये स्लैंग है अमेरिका में, नेटिव लोग. यू डू यू, आई डू मी. तुम अपना करो मैं अपना कर रहा हूँ. हाँ, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ. तो आपको थोड़ी इंग्लिश आती है इसलिए शायद आप समझ पाए. बीन देयर डन दैट, इसका क्या होगा? हाँ, जो हो गया सो हो गया. नहीं, फिर? इसका मतलब है कि जो तुम सोच रहे हो वहाँ करके छोड़ चुका हूँ. अरे ये कैसा स्लैंग है? ठीक है, बीन देयर डन दैट, कि मैं वहाँ रह भी चुका हूँ सिचुएशन में और मैं करके छोड़ दिया. बीन देयर डन दैट. तो ये कुछ ऐसे स्लैंग्स हैं जो अमेरिका में यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि मेरे स्टूडेंट यूएसए के भी हैं, यूके के भी हैं. सो आई कीप टॉकिंग टू देम एंड दे टेल मी दीज थिंग्स. लेकिन अगर आप यहाँ रहते हो तो आप यहाँ के परिवेश में क्या कर सकते हो, अब वो चीज़ें सुन लो. अब आपको ये तो समझ आ गया, आप कंपेयर नहीं कर सकते कितनी भी इंग्लिश सीख लो. लेकिन हम इसे आगे मतलब हम इसको मॉडिफाई तो कर सकते हैं. बीन देयर डन दैट. देखिए ये स्लैंग्स हैं, लेकिन हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई हैव डन दैट, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट. आप चाहे उसको कितना भी बड़ा कर दें या एक्सप्लेन करें, जो डे टू डे लाइफ में वहाँ लोग बातें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ सीखते हो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. आप यकीन नहीं करोगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इवन ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहाँ नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, कोई भी कभी भी आपको इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट का यूज़ करता हुआ नहीं सुनाई देगा. वो यूज़ करते हैं एंट का, कि मैं तुम्हारा बाप थोड़ी ना हूँ. आई एंट योर फादर. ठीक है, मैं वहाँ नहीं जा रहा. आई एंट गोइंग देयर. आप समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता लगती हैं जब आप उनके देश में जाते हो. लेकिन जब आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप अपने देश में ही अगर रह रहे हो, तो उसको सीखने का आपका जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो थोड़ा अलग होना चाहिए. अब मान लो मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैं नॉर्मल इंग्लिश सीख के चला जाऊँ, तो मैं तो पागल हो जाऊँगा वहाँ पे. वहाँ तो स्लैंग बोलेंगे, मैं कहूँगा मैं सीख के आया हूँ, मैं सत्येंद्र सर का कोर्स करके आया हूँ पूरा. हैं, उन्होंने कहा था तेरे को बेटा इंग्लिश आ गई, उन्होंने पीठ थपथपाई कि अब जा अमेरिका, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तेरा. वहाँ गया तो सारा तरफ से अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं अमेरिका वाले, स्लैंग्स का यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी बातें की, और बहुत सी ऐसी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आई गोट टू गो. ठीक है, अमेरिका में कोई नहीं बोलेगा आई गोट टू गो, मे आई लीव. वो कहेंगे आई गोटा गो, आई गोटा गो, आई गोटा गो. या वो इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो अगर गो, अगर गो, सिंपल. ठीक है, मैं कहना चाहूँ डिड यू फील दैट, डिड यू फील दैट, ये हम यहाँ बोलेंगे. अमेरिका में कहते हैं यू फील दैट, यू फील दैट. ठीक है, तो ये डिड यू भी कहाँ निकल जाता है आपको पता नहीं चलेगा. तो आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी अपनी इंग्लिश वहाँ रहने के बाद. लेकिन आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप ये चीज़ें अडेप्ट कर पाएंगे. जिसको बेसिक भी नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा. तो 4 टिप्स जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए. किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. कोई भी भाषा को सीखने के लिए आपको इन 4 स्किल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. लिसनिंग जितनी ज़्यादा करोगे, आप देखो, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट. अगर आप इनपुट देते हो, टीवी तभी चलेगी जब इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट आएगा. ठीक है, जब एंटीना पकड़ेगा. तो इनपुट का मतलब होता है हमारे पास अगर शब्द नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या. आउटपुट का मतलब उस भाषा को उतारना बाहर की दुनिया में. इनपुट मतलब ग्रहण करना. तो जब आप लिसन करते हो इंग्लिश को, आप टीवी शोज़ देख सकते हैं, आप कमेंट्री देख सकते हैं. मैं तो एक पॉडकास्ट पे होके दूसरे पॉडकास्टर्स को प्रमोट करता हूँ. मैं कहता हूँ कि भाई आप जो बियर भाई साहब हैं, आप उनके इंग्लिश वाले पॉडकास्ट को सुनिए शुरुआत में. ठीक है, फिर जय शेट्टी हैं जो अमेरिका बैठे हैं,
वो उनके मम्मी पापा इंडियंस थे, तो वो एक मिक्स ब्रीड है, एक तरीके से कहना नहीं चाहिए, ये ब्रीड थोड़ा गलत साउंड करता है। वो मिक्स क्यों है? क्योंकि वो पैदा अमेरिका में हुए हैं, उनके घर पे हिंदी भी बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज में वो टच भी आपको मिलेगा। अगर आपको अपग्रेड करना है तो सीधा चौथे माले पे नहीं पहुंचेंगे आप, पहले दूसरे तीसरे सीढ़ी दर सीढ़ी जाना। सीढ़ी दर सीढ़ी। तो आप सबसे पहले शुरुआत करो, आप सुनना स्टार्ट करो इंग्लिश को, पॉडकास्ट इंग्लिश के सुनो, न्यूज़ चैनल सुनो, CNN IBN, हर कोई टीचर बताता है। मैं कहता हूँ वो आपको समझ ही नहीं आएगा शुरू में जाओगे तो, ठीक है। तो आप पॉडकास्ट से स्टार्ट कर सकते हो, टेड टॉक सुनिए ना, बड़े अच्छे आपको समझ में आएंगे, मोटिवेशन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और इंग्लिश भी सीखोगे। आप गाने सुनने स्टार्ट करो ना इंग्लिश के लिरिक्स के साथ, वीडियो को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। मैंने यही किया था, लिरिक्स के साथ मैं पूरी वीडियो देखता था, फिर एंजॉय करता था, फिर मैं दोस्तों के आगे जाके कहता था। मैं कहा हाँ भाई, अंग्रेजी का गाना किसी को सुनना हो तो मैंने कहा मेरे से बात करना। और यही बात आप इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं, यही मैं हरियाणवी सॉन्ग्स के लिए कहना चाहूंगी। मैं सुनती थी कुछ गाने, तो वो ऐसे एकदम ठेठ शब्द आते हैं, अब सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, वो बस रट रही हूँ लेकिन एग्जैक्ट शब्द नहीं पता। तो मैं क्या करती थी, कुछ दिन के लिए वीडियोस को छोड़ के लिरिक्स उठाए गूगल पे से और फिर उसको गाया, तो फिर आओ भाई कौन है, इसका मतलब ये है और ऐसे है, मन ने बेरा है, हाँ मुझे पता है। तो ये चीज है, सही कह रहे हैं आप। तो इंग्लिश में भी हम यही चीज कर सकते हैं। ये चीज तो लिसनिंग में कर लो। फिर बारी आती है दूसरे इनपुट की, वो है रीडिंग। मैं ये कह रहा हूँ, इस जीवन में जिस इंसान ने पढ़ा नहीं वो बिल्कुल गढ़ा नहीं, ठीक है। गढ़ने का मतलब होता है विद्वान। तो जितना आप पढ़ोगे तो इंग्लिश तो आपकी इम्प्रूव होगी ही होगी, बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ठीक है। आप एक मैच्योर इंसान बनोगे, जो कि हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बिना पढ़े कभी भी आप नहीं बन पाते। और रीडिंग में क्या करना है, सभी लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ो, इंग्लिश यही सलाह आएगी। दी जाती है। बिल्कुल नहीं आती। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। अगर आपका 0 लेवल है इंग्लिश में, आपने अखबार उठा लिया, आपने अपनी मौत का सामान हाथ में ले लिया, इस जन्म में आप मरते मर जाओगे, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। वो एक सजा हो जाती है मैम। पता है क्यों? आपको आता है नहीं, किसी ने बोला कि ऐसे ही आएगी, तो आप खुद को पनिश करते हो कि नहीं यार मुझे आनी चाहिए, आनी चाहिए। और अखबार में कितने दिन आप इंटरेस्ट डाल लोगे? दूसरी बात, जो अखबार की जो वर्बैटिम है, जो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एक छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं है वो समझ पाना। आप अपने आप को बच्चे से कंपेयर करो, और बच्चा क्या करेगा? कहानियों की किताब पढ़ेगा। मैं कहता हूँ आप स्टोरी बुक से स्टार्ट करो। आस पड़ोस में कोई भी बच्चा मिले, उसकी 1st, 2nd, 3rd क्लास की कहानियों की किताब पढ़नी शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे को आसानी से पढ़ लेता हूँ, समझ आता है, पूरी वो कैब आती है, आप नॉवेल्स पे जाओ। और नॉवेल्स पे भी सीधा जंप मत करो, आप जंप करो इंडियन इंग्लिश ऑथर्स पे। मैंने अभी अभी नाम लिया, कुली जो नॉवल मैं बता रहा था, मुल्कराज आनंद जी का, मालगुडी डेज R.K. नारायण जी का, रस्किन बॉन्ड, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, खुशवंत सिंह, ठीक है। और अगर आप भाई थोड़े नए जेनजी टाइप हो, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की वजह से आप कूल नहीं बन पा रहे हो, तो आप अपने भाई साहब एवर रोमांटिक चेतन भगत जी की नॉवेल्स को पकड़िए, है ना। आप रविंदर सिंह जी की नॉवेल्स को पकड़िए, रोबिन शर्मा की नॉवेल्स को पकड़िए, ठीक है। आप, हमें तो बचपन से बताया जाता है कि शेक्सपियर को ही पढ़ लो सीधा। शेक्सपियर समझ में आएगा तब ना। वो आधे शब्द उसमें फ्रेंच के हैं। मैंने MA इंग्लिश किया है, तो मुझे पता है कि आधी चीज़ें फ्रेंच की हैं। दो का मतलब क्या होता है? THOU। आधे से ज़्यादा शेक्सपियर की किताबों में ये शब्द आपको मिलेगा, दो, ठीक है। आई लव दो, तो अब आपको समझ आ जाएगा दो का मतलब होता है यू, ये फ्रेंच है, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा जो शेक्सपियर की भाषा है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपकी इंग्लिश पे पकड़ होगी। ओल्ड इंग्लिश जो है उसके कई शब्द ऐसे हैं, क्योंकि मैंने MA इंग्लिश किया है तो आई नो दैट थिंग, आप समझ नहीं पाओगे। तो आप बजाय कि लंबी छलांग मारो, आप सीधा स्टार्ट करो कहानियों की किताबों से। इंडियन इंग्लिश ऑथर्स के नाम मैंने बताए, उसके बाद भी आपको लगता है कि ये भी आसान है, देन यू जंप टू न्यूज़पेपर्स। और न्यूज़पेपर में भी ऐसा नहीं है कि आप सीधे द हिंदू पे पहुंच जाओगे, वहाँ भी चोट खाओगे आप। शुरुआत करो या तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे नॉर्मल अखबार है, सबसे नॉर्मल वर्बैटिम है इंग्लिश की। सभी को शुरुआत अगर अखबार की करनी है वहाँ से करो। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स या द ट्रिब्यून, आप उस पर जा सकते हो। आपको ज्ञान भी मिलेगा, इंग्लिश भी सीख लोगे। ये बात हो गई रीडिंग की। और रीडिंग कैसे करना है? जो भी आप पढ़ते हो, चाहे एक पेज पढ़ो बोल बोल के, जब आप रीड करते हो ना मैम, तो आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं,
जो भी आपके मुंह में चीज़ें, आप कोई शब्द आपने ज़िंदगी में अगर बोला ही नहीं तो लोगों के सामने कैसे बोल पाओगे। तो अकेले में जब रीड करते हो तो उसको प्रैक्टिस करो बोलने की, वो फिर फ्लो में निकलेगा, बड़ी आसानी से निकलेगा। ठीक है। और जब भी बोल बोल के पढ़ोगे, एक तो आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो रही है, आप बोलोगे तो आपको सुनाई देगा, आपके लिसनिंग की प्रैक्टिस हो रही है, और आँखों से देख भी रहे हो, आपकी आँखें भी उसको पढ़ रही हैं, तो वो भी प्रैक्टिस हो रही है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, ये 3 चीज़ें आपकी एक साथ चल रही हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने कर ली, इनपुट आ गया। अब बोलना कैसे है, आप सबसे पहले तो ये बात यकीन मानो कि हर कोई ढूंढता है कि भाई मेरे पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं है। हर किसी की शिकायत होती है, सर बोलने वाला तो कोई है नहीं, मैं किसके साथ बोलूँ। खुद से प्यार करते हो ना, ठीक है, अकेले में खुद से बात करते हो ना, सब करते हैं। अकेले रोते हो ना, हैं, तो फिर अकेले सीख क्यों नहीं सकते। आप कहते हो कि दूसरों के सामने इंग्लिश बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो खुद के साथ बोल लो ना, आप खुद का तो मजाक नहीं उड़ाओगे। इसको कहते हैं मिरर टेक्निक। आप शीशे में खुद से बात करने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं, उन्होंने इंग्लिश के लिए नहीं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए शीशे के सामने उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो अगर आप शीशे के सामने खुद की नज़रों में देखकर 2 शब्द इंग्लिश के बोल पाओगे तो आप 100% धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। पहली टेक्निक ये होगी। आप कहोगे सर मैं क्या बोलूँ, भाई अभी अभी तो बताया मैंने, लिसनिंग में, रीडिंग में। तो जो आपने 2 पेज कहानी के पढ़े हैं, खुद को सुना दो कि आज की मैंने क्या कहानी पढ़ी थी। ठीक है, इंग्लिश में सुनाओ ना। मैं कहता हूँ आपने 1 पेज पढ़ा, पहले दिन आपको सिर्फ 10 शब्द याद रहे, वो 10 शब्द तो बोल मेरे भाई। दूसरे दिन 12 निकलेंगे, तीसरे दिन 15, करते करते आप कब अंग्रेज बन जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर लोग कहेंगे कि जो गलतियां होंगी मेरी वो मुझे कौन बताएगा। हाँ, सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है मैम आपका। हर किसी की ये होती है कि सर उसका क्या फायदा, मैं तो गलत इंग्लिश ही सीख जाऊंगा। हाँ। फिर मैम जितना आप लिसन करोगे वो सही इंग्लिश है, जितना आप रीड करोगे वो सही इंग्लिश है। हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, उससे ज़्यादा काम करता है सब कॉन्शियस माइंड। तो जैसे ही आपकी जो पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, आप मतलब जो नॉलेज है बढ़ता जाएगा, जो आप स्पीकिंग करोगे ना, जो भी आप गलत बोलोगे आपको धीरे से इशारा हो जाएगा, अरे गलत बोल दिया, मैंने तो पढ़ा था आई एम लर्निंग इंग्लिश, लेकिन तू बोल रहा है आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसको ठीक कर। तो आप खुद को करेक्ट करो वहीं पे। फिर बात आती है राइटिंग की। आज के दिन हर दूसरा इंसान ना कलम पकड़ना भूल चुका है, क्योंकि मोबाइल ऑटो करेक्ट कर देता है। ठीक है, लैपटॉप पे ग्रामरली वगैरह ऐप्स बहुत हैं। ठीक है, तो आप मतलब इंग्लिश पर ध्यान देने की बजाय आप स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते। आप सोचते हो कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊं अंग्रेज, और मैं बढ़िया ईमेल लिख के बॉस को भेजूं और चैट जीपीटी से या मतलब कोई भी टूल का सहारा लेके। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक इसीलिए होती हैं कि जब आप अपने हाथ से लिखोगे किसी अक्षर को, तभी वो चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, तो आप रोज़ 1 पेज, मैम पहले ना जो बड़े बड़े राइटर्स हुआ करते थे वो डायरी राइटिंग किया करते थे, आपको याद होगा। फिल्मों में भी हम देखते थे कि हर कोई अपनी एक प्यारी सी डायरी रखता था, उनको देख के हमें भी चस्का चढ़ता था, तो हाँ, हम लोग भी अपनी डायरी ले लेकर आ गए थे, है ना। तो आपने अगर डायरी राइटिंग की है तो मैं लिख के देता हूँ कि आपकी जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हुई होंगी। तो अगर लिखोगे ही नहीं तो आप राइटिंग की स्पेलिंग्स का क्या ही मतलब कर सकते हो, वो ठीक नहीं होगी। ये तो वो बात हो गई कि आपको ओलंपिक में 100 मीटर की रेस जीतनी है लेकिन आपको ढंग से चलना भी नहीं आता। तो भाई पहले अपने कदमों पे चलो, फिर धीरे धीरे जॉगिंग करो, प्रैक्टिस करो, दौड़ना स्टार्ट करो, तभी तो ओलंपिक की बात कर पाओगे। तो आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, राइटिंग में चाहते हो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, पेन उठा के आप राज़ी नहीं हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। हर कोई पता है क्या चाहता है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट हैं, जैसे वो ऐसे बुत बन के बैठ जाएंगे, बोला सर हम आ गए, हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब हमको इंग्लिश सिखाओ। मैंने कहा मैं क्या, मैंने कहा इस दुनिया में कोई माइका लाल तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा सकता अगर ये एटीट्यूड है। इंग्लिश सीखने के लिए ये जो 4 स्किल्स मैंने बताई हैं ये तो ज़रूरी हैं ही, इसके अलावा 4 चीज़ें और ज़रूरी हैं जो आपको इनके साथ करनी पड़ेंगी। सबसे पहला है नॉलेज। जितना आप लोगों के बीच में रहोगे, जितना आप इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश की बुक्स पढ़ोगे, मतलब इंग्लिश की नॉलेज लोगे, तो उतना आपको काम आएगा, पहली चीज़। दूसरा है हार्डवर्क। आपको मेहनत करनी है, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करनी है।
एक इमर्शन मेथड होता है कि अगर आपको वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो पूरा अपने आप को अंग्रेजी में डुबो लो। और मैं तो एक बात और कहूँगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ठीक है, अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करो, यहाँ पे नकल करो ना, किसी की नकल करनी है सीखने में नकल करो ना। आपको अगर टीवी पे या कहीं पे भी कोई इंसान, मान लो हम दो बात कर रहे हैं, आपने मुझसे आते ही पूछा कि सर हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर ट्रैवल, तो मैं ये चीज़ को सुनूंगा, मैंने कहा अच्छा जब दो लोग मिलते हैं तो ऐसे पूछा जाता है, मैं अपने मन में उस लाइन को रिपीट करूंगा या साइड में होके कहूँगा हाउ वाज योर डे, ओके हाउ वाज योर ट्रैवल। तो मतलब अगर आपने वो रिपीट की ना चीज़ें तो वो चीज़ फिर आपकी हो गई। तो दूसरा चीज़ क्या हो गया, आपको हार्डवर्क करना है। ठीक है, तीसरा है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस होता है कंसिस्टेंसी। अगर आपने 2 दिन प्रैक्टिस की, तीसरे दिन छोड़ दी, तो ये भाषा है वो भी आपको छोड़ देगी। आप उसके सगे थोड़ी ना हो, आपको उससे मतलब है, उसको आपसे मतलब नहीं है। तो परसिवियरेंस यानी कि आप लगातार 3 या 4 महीने अगर आप लगे रहोगे, एक 6 महीने का मैम एक टाइम स्लॉट माना जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है ना कि 42 दिन का जो मंत्र जाप है, तो एक चक्र, एक साइकिल पूरा होता है। मोटिवेशन की फील्ड में कहा जाता है 21 दिन अगर आप किसी चीज़ को लगातार करो तो आपको आदत पड़ जाती है ना। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर आपका लेवल 1 है तो लेवल 2 तक पहुँचने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो आप सोच के देखो कि आप सिर्फ साल या 2 साल में कितने अच्छे स्पीकर बन सकते हो इंग्लिश के। जो हमारे एक एमपी साहब हैं जो विदेशों में जाके अपना इंग्लिश का डंका बहुत तसल्ली से बजवा के आते हैं, अंग्रेज़ भी उनकी अंग्रेजी को सीख के मतलब हैरान हो जाते हैं, उनको भी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है जब वो इंग्लिश में बात करते हैं। आपको पता मैं किन की बात कर रहा हूँ, शशि थरूर जी की बात कर रहा हूँ। तो शशि थरूर जी जब लेक्चर देते हैं ना ऑक्सफोर्ड में जाके कहीं या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ के प्रोफेसर्स को डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है कि पता नहीं क्या बोल देगा। तो वो मेहनत करते हैं मैम, वो कोई भगवान या कोई उनके अंदर आत्मा या देवी नहीं आती है कि आंख बंद कर लो और बड़ पड़ इंग्लिश में। वो मेहनत करते हैं, वो सीखते हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो चीज़ आपको कभी आएगी नहीं। और लास्ट जो चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। मैम जिंदगी में ना एक बार तो मजाक आपको उड़वाना पड़ेगा। धरती पे ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ जिसकी मदर टंग तो हिंदी है और उसने इंग्लिश सीख ली, वो भी बिना मजाक उड़वाए। मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इतना मजाक उड़ाए कि आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त कहाँ बनते हैं मैम? स्कूल में बनते हैं, कॉलेज में बनते हैं, यूनिवर्सिटी में बनते हैं। उस टाइम तो मैं अपना मजाक उड़वा रहा था, तो दोस्त कहाँ मिलेंगे? मैं हर जगह कहता हूँ, पॉडकास्ट पे, संदीप महेश्वरी जी के पॉडकास्ट पे भी मैंने बोला, मेरे को 1-2 कॉलेज वाले दोस्तों के फ़ोन आए, बोला भाई तनिया के बात कर दी भाई, दिल दुखा दिया, दारू पी के। बोला भाई मैं कि तेरा दोस्त कौन है यार? बोला मैं तो सोचा करता मास्टर अंदर भाई है अपना। मैं कहा भाईचारा अलग है, एक दोस्ती एक अलग चीज़ होती है। तो स्कूल में, कॉलेज में जब भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था तो एक तो मेरा पड़ोसी है, वो शायद मेरा हर पॉडकास्ट देखता भी है तो वो मेरे को कुछ टोक भी देगा। उसने मेरे साथ कॉलेज किया, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में भी साथ गए, तो वो मेरा रूममेट बन गया था हॉस्टल में। तो मेरे को ये कीड़ा था, मैंने कहा भाई MBA कर रहे हैं, मैं कहा ऐसी प्रेजेंटेशंस देनी है, मैं कहा बिल्कुल फाड़ के रख देंगे इंग्लिश को। और मैंने कहा रोज़ कुछ इतना तगड़ा इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे ना कि मतलब इंटरव्यू का जब तक टाइम आएगा, मैं कहा अपनी टॉप प्लेसमेंट जानी चाहिए इस यूनिवर्सिटी से। तो मैंने उसके साथ रोज़ खाना खाने के बाद मैंने कहा टहलते हैं, 1 घंटा इंग्लिश में बात करेंगे। तो मैंने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करा। वो बोला सतेंद्र, बोला तू ना आई के साथ डज लगाओ है, डू लगेगा, ई के साथ ना डज लगेगा, डू लगाओ, तो गलत है यार। अरे मैं बोला माँ फूफा पहले बोल तो लेने दे। ठीक है, मैं कहा ठीक पाछा कर लूँगा मैं। वो आज का दिन है, वो आज भी ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाता और मैं 60 लाख लोगों को सिखा रहा हूँ। तो अगर आप अपना मजाक नहीं उड़वाओगे ना तो भाई ये तो भूल जाओ कि इंग्लिश सीखोगे। इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी ही है मजाक उड़वाना। तो अगर आपने मजाक नहीं उड़वाया तो इंग्लिश तो आप तो सीख नहीं पाओगे बाकी। अच्छा ये बताइए, जो बातें आप अब इस वक्त बता रहे हैं, बहुत साल पहले जब मैं भी अपने कॉलेज डेज में थी, शायद हाँ तभी की मैं बात बता रही हूँ, मैंने भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि सारे पेरेंट्स को, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी थी, लेकिन कहना आपका सब्जेक्ट के तौर पर लिया, अच्छे नंबर आ गए, बात खत्म, लैंग्वेज पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो पता लगा भाई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो मैं जिन क्लासेस में गई, मुझे तो आज तक उनका फायदा नजर नहीं आता। जो मैंने सीखा अपने करियर के दौर में सीख लिया, बात करते करते सीख लिया, लोगों से इंटरेक्ट करके सीख लिया।
वहाँ तो मैंने कुछ नहीं सीखा। वहाँ हालांकि वहाँ इंग्लिश गाने भी सुनवाए गए, रोज आपकी फाइन भी लगा दिया जाता था वहाँ, तो भैया आप हिंदी में बात नहीं करेंगे। बट आज भी जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, मुझे लगता है उनमें आज भी यही पढ़ाया जाता होगा, या उन्होंने ग्रो कर लिया है? क्योंकि आपके चैनल पर तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मैम देखो, मेरे चैनल पे कुछ अलग अलग चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि मैंने वो तरीका अपनाया है इंग्लिश को सीखने का। और अगर इतने लाखों लोगों का विश्वास मुझ पे है कि सर से हमने इंग्लिश सीखी है, मेरा काम उन्होंने अप्रिशिएट किया है, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने सही तरीका अपनाया। आप जो बात कर रहे हैं, आप वाला काम शायद हिंदुस्तान में हर दूसरा बच्चा करता है जिसको इंग्लिश सीखने की इच्छा होती है। वो आसपास, आज मैं नाम नहीं लूँगा, एक इंस्टीट्यूट हैं, वो हर शहर में उनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक घिसा पिटा उनका लेवल है इंग्लिश को रट्टा मरवाने का, और उनको लगता है 10 लाइन किसी को रट्टा मरवा दो, भाई हमने तो बोलना सिखा दिया। अब कई मजाक आते हैं इंटरनेट पे भी, बोला आपको पता है मेरे बेटे को इंग्लिश बोलनी आती है, बोला बेटा बोल के दिखा, बोला इंग्लिश। तो फिर ये तो बच्चों वाले काम करने हैं तो कहीं कर लो, ठीक है। तो मैम मैं भी उस इंस्टीट्यूट में एक दिन गया था, ठीक है। तो मैं जो ओनर थे, मैंने कहा जो आपके बेस्ट टीचर हैं उनसे मेरी बात करवाइए। तो वो आए, तो मैंने कहा सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई थिंक माय इंग्लिश इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड आई वांट टू वर्क विद इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स, सो आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। वो कहता है, बोला भाई आपने कहाँ सीखी? अच्छा, आपने सारी चीजें इंग्लिश में ही बोली उनको? हाँ, मैं कहा आई रियली वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ, सो दैट्स द रीजन आई हैव कम डाउन टू योर इंस्टीट्यूट एंड आई वांट टू टॉक टू योर बेस्ट टीचर्स सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विद देम एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट वेयर एम आई लैकिंग एंड वेयर डू आई नीड टू वर्क एंड विच कोर्स शुड आई ज्वाइन। तो जब मैं उनसे बातें करने लगा इंग्लिश में, वो बंदा जो ओनर था वहाँ का, वो मेरे को कहने लगा, बोला आप कहीं जॉब कर रहे हो क्या फिलहाल? मैंने कहा अभी मैं एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, वो आउटबाउंड है तो इंटरनेशनल, लेकिन मैं इंडिया का उस टाइम नंबर 1 मैम कन्वर्जेस IBM दक्ष ये थे, तो मेरी हिट लिस्ट में वो थे, तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है, तो उसके लिए मुझे वर्क करना है अपने आप पे, तो आप बताइए। बोला भाई बाकी सारी बात छोड़, बोला मेरी नौकरी लगवा दे नोड़। मतलब फिर मैंने सोच लिया, मैं कहा भाई ये तो ना सब ख़त्म काम है। और जो वहाँ पे टीचर आपको मिलेगा ना मैडम, वो अपनी खुद की ज़िंदगी में एक फेल टीचर मिलेगा। जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आपको टीचर्स मिलेंगे, आप पहले ये देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। वो ऑलरेडी अपनी दुनिया में फेल होके बैठे हैं हर तरफ से, और तब वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं एज अ धंधा, एज अ बिजनेस, कि भाई पैसे बना लें किसी ना किसी तरह। मैम 4 किताबें कोई भी मार्केट से खरीद के और उसका रट्टे मरवाने स्टार्ट कर देगा, जैसे आपने टेंसेस की बात की थी, तो कैसे कोई इंग्लिश सीखेगा? हमारे स्कूल में, मैं बाल भवन स्कूल से पढ़ा हूँ, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, अर्ध सरकारी, तो वहाँ भी सारे हरियाणवी में बात करते थे। तो वहाँ एक दिन डेमो देने के लिए कोई टीचर आए थे, अपना कायदा टाइप लेके बुकलेट टेंसेस की, मेरे को आज भी याद है क्योंकि मेरे को इंग्लिश सीखने का चस्का तो था। तो वो बोले कि अगर आपने ये किताब अच्छे से कर ली तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, आप अंग्रेज़ बन जाओगे, ये वो उन्होंने खूब फूंफा की। तो मैंने भी पूरे शिद्दत से मैंने रट्टे मारे, जो कि सारे बच्चे गलती करते हैं ना टेंसेस के रट्टे मारने के। इज़्ज़मार और वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आएगा ING, उसके बाद लगा दो ऑब्जेक्ट, बन गया हमारा सेंटेंस। तो इस तरह के उसने रट्टे मरवाए। मैं घर आके भी रट्टे मारता था, ठीक है। आप मानोगे नहीं मैडम, 1 साल उस मैंने किताब को इतना पढ़ा, उसका एक एक पन्ना अलग हो गया, इतना पढ़ा मैंने, इंग्लिश नहीं आई। मैं कहा यार तेरे में ही गलती है, साले तेरे में दिमाग ही नहीं है, ना तेरा पढ़ाई में दिमाग चल रहा, ना तेरा इंग्लिश में चल रहा। फिर मैंने अपना थोड़ा तरीका चेंज किया, क्योंकि मेरी एक टीचर थी वीनू मैम, तो उन्होंने मेरे एक ऐसे में मैंने एक शब्द लिखा था एग्जैजरेट, ठीक है। वो मैंने कहीं देखा, मैंने लिख दिया, तो मैम ने मेरे को बुला के 1 नंबर फालतू दिया उसका, एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। मेरा मोटिवेशन था वो, कि मैंने कहा 1 नंबर फालतू मिलता है तो समाज में पता नहीं क्या क्या फालतू मिलेगा। तो वहाँ से मैंने शब्दों के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि वो शब्द को मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया था। तो आप जो पूछ रहे हो कि टेंसेस के रट्टे लोग मारते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो क्यों नहीं सीख पाते? उसका मेन रीज़न ये है, आपको रूल्स के तो रट्टे मरवा दिए, आपको वर्ड मीनिंग तो रट्टे मरवा दिए, लेकिन उनको डेली लाइफ में इस्तेमाल कैसे करना है वो कौन सिखाएगा? अब मैंने आपको कहा कि मैं आपसे ना कल आपका टेस्ट लूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको याद करके आना। मैंने तो आपको मैथ्स फिजिक्स की तरह होमवर्क दे दिया, उसका फ़ायदा क्या है? मैं जब भी टेंस सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ ये रूल नहीं है, ये सिचुएशन है। तो मान लो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं,
बीच बीच में हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो अभी जो मैंने सेंटेंस यूज किया, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, तो ये जो प्रेजेंट में कोई भी काम चल रहा होता है तो हम इज़म आर के साथ आईएनजी वाली वर्ब लगा देते हैं प्रेजेंट में। और यही बात आप कर रहे हैं कि बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था लेकिन उसके बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि यार तुझे पता है कि शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई वेंट होम, तो आप कह रहे हो कि वो खाना बना रही थी जब मैं घर गई, तो आपने क्या बताया, वो काम कर रही थी, तो वॉज वर्ब के साथ वो आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो आईएनजी का मतलब है कि किसी भी काम का चालू हालत में होना। प्रेजेंट में है तो इज़म आर लगा दो, फ्यूचर में है तो विल भी लगा दो, और पास्ट में है तो वॉज वर्ब लगा दो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस को अगर आप सीखोगे तो आपको टेंसेस के रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, ये रट्टे मरवा देते हैं। सीता स्कूल जाती है, राम गाना गाता है, वह अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, और जब तक कहते हो कि आप ये सीता गाना गाएगी या राम स्कूल जाएगा, आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख पाओगे। तो ये रट्टे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में मरवाएंगे तो आप भी मर जाओगे एक दिन। आपकी इंग्लिश सीखने की जो थोड़ी बहुत इच्छा है ना, वो भी मर जाती है। मेरे पास मैम 60 ईयर्स 70 ईयर्स की भी फीमेल मेरी स्टूडेंट्स हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ यूके में, जो यहाँ से गई हुई हैं। और मैं एक दर्द बताता हूँ यहाँ छोटा सा, कि जब मैं जूम क्लास लेता हूँ कई स्टूडेंट रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं सर आप सोच नहीं सकते हमें कितनी बेइज्जती का मतलब हमने कितनी बेइज्जती का सामना किया है। कई जो माँ है वो आज के दिन मैम पेरेंट टीचर मीटिंग हर स्कूल में होती है और कंपलसरी कर देते हैं पेरेंट्स का आना। पापा होते हैं नौकरी पे, मम्मी को जाना पड़ता है, और मम्मी जब जाके हिंदी में बात करती है तो बाकी बच्चों के सामने आपके बेटी की इंसल्ट हो जाती है। और नहीं होती तो वो लोग फील करा देते हैं, फील कराते हैं। मेन बात तो ये है। मैं ये कहना चाहूँगा वो जो टीचर्स हैं ना पीटीएम वाले, वो निहायत ही बेवकूफ़ किस्म के बिठा रखे हैं ज़्यादातर स्कूलों ने। आप किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस को किसी पेरेंट के साथ डिस्कस कर रहे हो तो भाई आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? आप पहले ये देखो कि पेरेंट का जो लैंग्वेज स्किल है वो क्या है। राइट। आप मानोगे नहीं, इवन माय वाइफ वो आज तक पीटीएम में नहीं गई है। मेरा बेटा जो छोटे वाला है वो अभी 4-4.5 साल का है, वो आज तक पीटीएम में नहीं गई है। इसी चक्कर में मैं उसको बोलता हूँ, मैं कहा पीटीएम में क्यों नहीं जाती? बोली वो इंग्लिश में बोलने लग जाती हैं, फिर मेरे से बोला नहीं जाता। हालांकि शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग बट स्टिल शी कांट टॉक बिकॉज शी डजंट वांट टू टॉक। वो कहती है मेरे को नहीं सीखनी है सारी चीज़ें। हालांकि मैं घर पे कई बार जब उनसे इंग्लिश में पहले भी बात करता था बिफोर मैरिज, तो इंग्लिश में ही करता था। दैट वाज माय कंडीशन। मगर मेरे से बात करने बोले हाँ, मगर मैं इंग्लिश में बात करूँ। तो मैंने तरीके निकाले थे अपनी ज़िंदगी में। मैंने इंग्लिश को इतना घुसा लिया था कि मैंने कहा आएगी कैसे। लेकिन एक बात बताइए, ये इंग्लिश को इतना घुसाने की आपको ज़रूरत क्या थी? हालांकि अब आप सक्सेसफुल हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स भी आपके पेज पर हैं, वो मैं उसको मान लेती हूँ। लेकिन एक अच्छी खासी नौकरी, और एक का तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी थी। बाकी अभी ऑफ कैमरा आपने जिक्र किया 30 नौकरियों का। तो सोचिए कोई आदमी 30 नौकरी छोड़कर इंग्लिश के पीछे इतना दीवाना क्यों था? ये मेरा सवाल इसलिए है, ये तो एक सवाल हो गया। ये इसलिए सवाल है क्योंकि आप उस धरती से आते हैं जहां से नीरज चोपड़ा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश में। हाजी हिंदी में पूछ लो मेरे से, तो मुझे तो उनका वो वीडियो आज भी याद आता है। बिल्कुल। जरूरत क्या थी इतना फैसिनेट होने की? देखो मैम, नीरज चोपड़ा भाई जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप देखो वो जाने किस चीज़ के लिए जाते हैं? वो जाने जाते हैं अपने स्पोर्ट्समैनशिप के लिए, जो उन्होंने इंडिया को गौरवान्वित किया है। ओलंपिक गोल्डन बॉय हैं वो, ठीक है। तो उनकी पहचान इंग्लिश से बदल नहीं सकती है, ठीक है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो भी उनका काम चलेगा, ठीक है। जो रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेंगे उनको बिठाने पड़ेंगे ट्रांसलेटर्स की, भाई हिंदी में तू सवाल पूछ, फिर मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता। लेकिन ये नैरेटिव अब बदला है ना। आप प्रधानमंत्री मोदी को ही देख लीजिए, वो अपनी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहां तक पॉसिबल हो पाता है। लेकिन हमारे जैसे आम लोग क्या सोचते हैं, नहीं वो ना वहाँ इंग्लिश में बात करेगा तो हमें भी इंग्लिश में करनी पड़ेगी। हम आप लोग इतने फैसिनेट क्यों हैं इंग्लिश से? हमारी जो जीन्स है ना उसमें गुलामी अब भी कहीं ना कहीं बसी हुई है। जो 200 साल तक अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए हैं, तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको था अपनी अंग्रेजी का। और जो फिल्मों के द्वारा और हमने जो भी फ्रीडम का स्ट्रगल करा है, सबको पता है अंग्रेज सुपीरियर थे ना। तो 200 साल का जो हमारा इतिहास है, जो जीन्स में गुलामी की जो एक सोच रह गई है ना, अंग्रेज लोग, यूके के लोग ये नहीं है, अंग्रेज हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, और हम क्या सीखना चाह रहे हैं? अंग्रेजी। तो वो जो हमारा माइंडसेट है, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है।
जैसा मैंने इस पॉडकास्ट के बिल्कुल शुरू में कहा था, कोई भी इंग्लिश आपके आसपास बोलेगा, आप अंदाज़ा लगाओगे, दबाव महसूस करोगे, भाई या तो ये बंदा बहुत अमीर है, अपर क्लास का है, ठीक है, हाई क्लास का अमीर है, या ये बहुत एजुकेटेड है। क्यों आप नहीं सोच सकते कि वो एक आम आदमी है? क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो हमारे बराबर का या हमसे नीचा हो ही नहीं सकता। तो ये तो पहली चीज़ तो ये आ गई। फैसिनेशन की बात आप सुनिए कि जब 1984 में कपिल देव सर ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, तो हर बार ये 83 में, हाँ, तो वर्ल्ड कप, मैं 84 में पैदा हुआ ना, तो मेरे को वो ज़्यादा हाईलाइट रहता है। तो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो हर बार एक विनिंग कैप्टन का इंटरव्यू वहाँ की पूरी मीडिया लेती है, लेकिन उन्होंने जो रोजर बिन्नी जी हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, उन्होंने उसको आगे कर दिया कि मेरे को बात नहीं करनी, ठीक है। लेकिन आज भी जाना तो कपिल देव जी को जाता है, लेकिन वहाँ की मीडिया ने क्या कहा कि भाई हमें तो इंग्लिश में इंटरव्यू चाहिए क्योंकि हम हिंदी में बात नहीं कर सकते। तो वो जो फैसिनेशन है, आज के दिन कपिल देव जी की आप इंग्लिश सुनिए तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी इंग्लिश पे वर्क किया। सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनकी जो एजुकेशन है वो शायद 10वीं पास हैं, 11वीं पास हैं, लेकिन जब उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी इंग्लिश पे वर्क किया। आप कैसे कई ऐसे क्रिकेटर्स को देखेंगे जो एजुकेशन के नाम पे नील बटे सन्नाटा है। इसीलिए तो मैंने नीरज चोपड़ा का जिक्र किया था, ये भी स्पोर्ट्स पर्सन, अब आपने जिक्र कर ही दिया। तो लेकिन गेम के साथ साथ पता नहीं क्यों वही गुलामी की मानसिकता जो आपने कहा हम लोगों के अंदर है कि हमें प्रेशराइज कि भाई आपको वहां इंटरेक्ट करना होगा। तो ये इसीलिए मैंने पूछा आपको इतना फैसिनेशन था क्यों? वो मैम इसलिए था ना कि इन सब का तो काम चल गया किसी तरीके से। आपको अपना काम चलाना, मेरे को मेरा काम चलाना था। मैंने कहा ना कि मैं एकेडमिक्स में मैं सही नहीं था। लेकिन आप इंग्लिश आपने एमएससी की, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, गोल्ड मेडल आपको मिला, 2 पीएचडी आपने छोड़ रखी है, 30 नौकरियां छोड़ रखी हैं। बताइए जरा उस बारे में। मैं सच्चाई बताऊं तो जब मेरी 10वीं कक्षा चल रही थी तो उस समय मैं ना इंग्लिश का एक ट्यूशन पढ़ता था, हमारे पड़ोस में मैम थी, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश का फैसिनेशन स्टार्ट इसलिए हो चुका था, हर किसी को ना अपनी औकात पता होती है मैम, कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप साइंस में अच्छे हैं, कि आप किसी में अच्छे नहीं हैं, या आप किसी में अच्छे नहीं हैं। मुझे ये पता चल गया था 10वीं आते आते, क्योंकि इसीलिए सरकार भी 10वीं के बाद हक देता है किसी स्टूडेंट को स्ट्रीम चूज करने का। तो 10वीं तक ये समझ मुझ में आ गई थी कि भाई ना तेरी साइंस अच्छी है, ना तेरा मैथ्स अच्छा है। और उस समय 3 ही करियर हुआ करते थे कि या तो डॉक्टर बनो, या इंजीनियर बनो, या जज या वकील बनो, और इन सब के लिए मैम आपकी ना मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो मेरी तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं था। तो मैंने कहा तू क्या करेगा? सॉरी, वकील की जगह मैं करूँगा कॉमर्स में जो सीए वगैरह नहीं बनते थे उसका। हाँ, तो आपको उसमें भी मैथ्स चाहिए। तो मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं था, मैं क्या करता। तो मेरे को जब मैम ने इंग्लिश में थोड़ा बताना स्टार्ट करा, मेरे को मैं कहा हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से फैसिनेशन स्टार्ट हुआ पहला तो, कि खुद का मैं कुछ कद बना पाऊँ। मेरे पापा मैम आर्मी में थे। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, बोला जय तेरा छोरा पढ़ाई सही है ना तो वो साइंस लेगा, मेडिकल लेगा। बल्कि मैम आप सोचो, मेडिकल अगर उसने ले ली तो इसका माना जाता है वो सबसे इंटेलिजेंट है क्लास में। और फिर उसने नॉन मेडिकल ली तो बोला होशियार तो है, बस थोड़ा दिमाग कम है। और फिर उसने कॉमर्स ले ली, बोला ना भाई, बोला बस ठीक है, बोला 2 करके बोला काम चला लेगा। और कोई आर्ट लेता है तो ये माना जाता है सबसे रद्दी तो यही है, ठीक है। और नंबरों के हिसाब से भी 10वीं में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम बांटी गई है। ये तो शायद आज तक भी यही चल रहा है। तो ये मान लिया जाता था कि जिसने आर्ट लिया वो सबसे रद्दी है। तो मेरे पापा ने एक्चुअली बहुत स्ट्रगल किया था, हमें गांव से शहर में लेकर आए, हमारे एजुकेशन के लिए ट्यूशन वगैरह रखते थे। तो जब आर्मी से मेरे पापा रिटायर होके आए तो हम 6ठी 7वीं में थे। तो तब मेरे पापा ने डेयरी खोली, भैंसें रखी, जिसको मैं लेके जाता था बीच बीच में जब भी टाइम लगता था। और मेरे पापा ने बहुत मतलब हार्ड वर्क किया, क्योंकि दिमाग से वो भी इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, उनका एक्यूमेन बिजनेस का या कुछ ऐसा था नहीं। तो फिर जो आस पड़ोस के लोग बोलते हैं उनके दिमाग में भी वही चीज़ आ गई। मैंने 10वीं के बाद मेरे पापा को साफ साफ बोला, मैं कहा पापा मेरे को इंग्लिश लेनी है, मैं आर्ट्स लूँगा वो भी इंग्लिश में। तो या तो फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, या मैं एमए इंग्लिश करके मैडम की तरह मैं भी अच्छा टीचर या प्रोफेसर बन जाऊंगा। मेरे को यही समझ में आ रहा है। मेरे पापा बोले बेइज्जती कराओगा, नाक कटाओगा हमारी। बोला यो दिन देखने खातर तन काम तो ठा के ले आए थे। तो भाई नहीं माना, मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने नॉन मेडिकल दिलवा दी।
क्योंकि मेरा बड़ा भाई था, उसने भी नॉन मेडिकल ले रखी थी। मतलब क्या सब्जेक्ट्स थे नॉन मेडिकल? मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस स्ट्रीम थी ना आपके पास? साइंस स्ट्रीम थी। तो आपको तो इंटेलिजेंट की श्रेणी में रखना था ना आपके पापा को। जबरदस्ती धक्का। तो क्योंकि आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, दे विल लुक डाउन ऑन अस। तो वो मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मेरी सारे स्ट्रगल की तुमने क्या मतलब ऐसे तैसी कर दी। तो नहीं माने मेरे पापा। 10th करवाई, 12th करवाई। आप मानोगे 12th में मेरे 53% आए, धक्के से पास हुआ। और जिस दिन रिजल्ट आया, मेरे को ये नहीं था मैं पास हो जाऊंगा, मेरे को था एक ना एक सब्जेक्ट में पक्का लुढ़क जाऊंगा। मैं घर पे चुपचाप पोचा मार रहा था एक अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है, मैंने कहा भाई पापा मम्मी गुस्सा करेंगे तो उनको ये लगेगा कि चलो बच्चा पोचा मार रहा है, अभी तो इसको क्या पीटेंगे। तो जैसे ही मेरा भाई आया, मेरे भाई ने बोला तू पास हो गया, लेकिन बोला बिल्कुल पॉइंट पे। मैं कहा पास हो गया, पोचा छोड़ दिया। मैं कहा अब ठीक है, अब नहीं मारते पोचा। तो मतलब इतना दबाव था कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद, ट्यूशन्स लगाने के बाद मैं मुश्किल से पास होया। उसके बाद मैंने कहा कि अब तो मेरे को बीए दिलवा दो। वहाँ भी मना कर दिया मेरे को। साइंस के बाद बीए? बोला और बेइज्जती करवाएगा, बोला बीएससी कर ले, एमएससी कर ले। मैं कहा पापा मेरे को काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आप मानोगे नहीं, ज़बरदस्ती बीएससी दिलवाई गई। और बीएससी में फिर मैं किसी तरह मतलब रात दिन एक करके किसी तरह पास हुआ, मेहनत कर करके। लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब रट्टे मार मार के और थोड़ी बहुत नकल मार के मैंने बीएससी किसी तरह कर ली। उसके बाद मैं कहा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद की करूँगा। मैंने घर छोड़ दिया, मैं गुड़गांव आ गया। मैं कहा अब, और इस बीच में मैं इंग्लिश पे काम करता रहा, वो नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है। और जब बीएससी फाइनल ईयर मेरी कंप्लीट हुई, उस टाइम मैंने भिवानी में एक इंस्टीट्यूट ओपन अप किया। और जो टीचर मुझे पढ़ाते थे कंप्यूटर साइंस में, वो मेरे स्टूडेंट बन के आए। तो मुझे लगा ये कुछ मतलब अचीवमेंट है, ये अव्वल दर्जे का काम है। फिर मैंने लिस्ट बनाई कि इंडिया के नंबर 1 कॉल सेंटर कौन से हैं। IBM, दक्ष, कन्वर्जिस। उस टाइम कन्वर्जिस हुआ करता था गुड़गांव में, टॉप का नंबर 1। तो मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने। 20 राउंड के लगभग हुए। सुबह गए थे 8 या 9 बजे, रात को 8 बजे कॉल लेटर मेरे हाथ में था। एंड दैट वाज माय मोमेंट कि भाई अब मुझे इंग्लिश आ गई है। दैट डे मुझे रियलाइज़ हुआ अब मैं कुछ बन गया हूँ। फिर सब MBA कर रहे थे, मैंने भी MBA कर ली फिर। और MBA करने के बाद बैंक में जॉब लग गई। बैंक में 5 साल SBI में जॉब की मैंने। मैं क्लर्क भर्ती हुआ था, लेकिन आई वाज अबाउट टू बी प्रमोटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। मेरा बड़ा भाई अब भी SBI में, हम दोनों भाई एक साथ लगे थे। वो स्केल 3 मैनेजर है अभी। तो मैं भी अब होता, सब कुछ सेट था। और मेरा आखिरी बैच था जिसकी पेंशन भी थी। ठीक है, हाँ। तो आई वॉज दैट फॉर्चुनेट। और जाटों में एक तो सरकारी नौकरी और फिर पेंशन, तो मतलब पक्का काम। तो जैसे ही हम दोनों भाई सरकारी लगे, हर संडे को हमारा घर पैक होता था रिश्तों से। अच्छा। रिश्ते 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 ही रिश्ते। ठीक है, हमें कहीं मैरिज ब्यूरो जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और हर कोई लिस्ट लेके आता था, बोला कौन सी गाड़ी लेगा, बोला हाथ लगा। मतलब एक तरीके से प्रॉपर दहेज का वो जो है हमारे यहाँ प्रथाएं चली आ रही हैं। ठीक है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें होती रही हमारे। मेरी फिर मैरिज भी हो गई थी, लेकिन मैंने अरेंज मैरिज नहीं की, मेरी लव मैरिज हुई। और इंटरकास्ट भी मैरिज की। मैंने सारे लफड़े करे हैं लाइफ में। फिर 5 साल नौकरी करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई बैंकिंग मेरे बस की नहीं है, वो दैट वाज नॉट माय कॉलिंग। तो ये मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आई वाज नॉट मेड टू डू दैट बैंकिंग जॉब। और फिर मैंने जब बैंक से रिज़ाइन किया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, वो मैं कैलकुलेट यहाँ कर नहीं पाया। तो मैं वहाँ PhD करने गया था। मैं 1.5 साल में वापस आ गया। 35 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, उस उम्र में मैंने दोबारा से एडमिशन लिया कॉलेज में एज ए स्टूडेंट। मैं मेरी क्लास में सबसे बड़ी एज का स्टूडेंट था और सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने ही लाए। सुबह से शाम तक मैं DPS स्कूल भिवानी में टीचर था, वहाँ पढ़ाता था। आई वॉज मैरिड, मेरा बच्चा भी था, उनकी देखभाल करता था। और फिर रात को उठ के 12 या 1 बजे तक पढ़ता था। और इस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिए और मैं MA इंग्लिश में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो ये जर्नी जो मेरी रही है सारी,
इसने मुझे सिखाया। ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने हर तरह की जॉब की, टॉयलेट साफ़ करने से लेके, गाड़ी साफ़ करने से लेके, सिक्योरिटी गार्ड से लेके, ट्रेन साफ़ करने से लेके, मतलब शायद ही कोई ऐसी जॉब होगी जो ऑड जॉब होती है सब्जी मंडी में, जैसे ये बड़े वो उठाना, ठीक है, बोली लगाना, $2 किलो, $2 किलो। मुझे पहली बार वहाँ समझ आया कि जो खीरा होता है ना, खीरा, उसको क्यूकम्बर बोलते हैं। ये वहां जाके पता चला। हाँ, मतलब एक्सेंट। यहाँ तो हम कहते थे क्यूकम्बर क्यूकम्बर क्यूकम्बर, वहाँ जाके बहुत चीज़ें, मतलब मेरा सामना हुआ इंग्लिश के एक अलग ही रूप से। तो वहाँ मैं जब बोलता था, ऑस्ट्रेलियंस से बात करता था, तो वहाँ भी मेरी इंग्लिश में थोड़ी सी रिफाइनमेंट आई। तो मैं बोली लगाता था, $2 किलो, $2 किलो, टेक क्यूकम्बर होम, इज सो चीप, सो चीप। तो इस तरीके से मेरा काम वहाँ चला, मतलब सारे काम मैंने वहां से आने के बाद जैसे देसी लैंग्वेज में क्यूकर बोलते हैं ना, कुकर, हाँ, ये हाँ, कैसे होगा, ये हाँ, बोलते हैं ना, तो हाँ, ये क्यूकर क्यूकर तो नहीं करने लगे थे आप फिर? नहीं, फर्क तो मैडम पड़ ही जाता है। लेकिन देखो, आप में दिमाग दिया है भगवान ने, आपको ये पता है बच्चे से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे करनी है, अपने समकक्ष लोगों से कैसे बात करनी है। तो इसी तरह हमें ये पता है कि हमारे जो देसी लोग हैं उनसे इंडिया में कैसी इंग्लिश में बात करनी है, और बाहर अगर जाते हो तो उनसे इंग्लिश में कैसे बात करनी है। मान लीजिए यहाँ मैं इंडिया में किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो आई वुड टॉक नॉर्मली, I won't show off with any accent. But when I'm going to America, I would definitely try to sound like an American so that it becomes easy for them to understand me. It's not like I am showing off. I would try to imitate their accent in इस वजह से कि वो मेरी इंग्लिश को समझ पाए आसानी और से। वहां पे तो ये चीज बहुत कॉमन लगेगी ना, यहीं तो आके ऑकवर्ड लगी कि ये कैसे एक्सेंट में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और वहाँ भी मैं न्यूट्रल एक्सेंट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सेंट को पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा एक्सेंट माना जाता है। वहाँ आपके ओरिजिन का पता नहीं चलता, आपका MTI नहीं होता, मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होता, आपकी पिच, आपकी इंटोनेशन, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे हैंड जेस्चर्स, मेरे मूवमेंट से भी कई चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, चाहे एक दो शब्द इंग्लिश के समझ में आए या ना आए। तो अमेरिका में हो चाहे आप इंडिया में हो, हर जगह हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज भी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। यानी अच्छा, एक लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, जैसे मैं अमूमन लोगों को सुनती हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी आप इसे कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे, डिफाइन कीजिएगा। जैसे नाम है प्रियंका, तो हम बोलेंगे ए प्रियंका इधर आ, या नाम है प्रदीप, तो ये जो प वाला साउंड होता है, या फिर वही जो स श का नाम होता है, ये स, और बड़ा ऑकवर्ड लगता है कोई आपका नाम में अगर शाह और कोई बोल दे स, तो ये भी इन चीजों में आप सिखा सकते हैं, ये भी इसका पार्ट होता है। मैं हरियाणा से हूँ तो मैं देसी भाषा में बोला हूँ। हमारा गांव में तो ये भी नहीं बोले हैं, प्रदीप नहीं बोला जाता, प्रदीप बोला जाता है। मेरा नाम सत्येंद्र है, सारे सत्येंद्र है। हाँ भाई, सत्येंद्र भाई के है, क्या हाल है? गजेंद्र, विजेंद्र, राजेंद्र, धर्मेंद्र, हमारे सारे इंद्र देवता ने अवतार ले रखा है हमारे हरियाणा में, ठीक है। तो ये हमारी जो खड़ी बोली है, तो जो हमारी हरियाणवी बोली है ना, तो उसके अंदर के जो डायलेक्ट मतलब काम करते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन साउंड्स हैं, ठीक है, तो उसके साथ इंग्लिश का जब हम मेल करते हैं तो हम बोल जरूर लेते हैं, लेकिन वो MTI इफेक्ट जो मैं अभी बात कर रहा था वो आए बिना नहीं रहता। तो जब हमारे मुंह को इंग्लिश बोलने की आदत है, भाई स्कूल स्टार्ट कर दे रहे गाड़ी, स्कूटर पर चलाएंगे, ठीक है, ठीक है, अरे स्कूल में लेट होने लग रहा है, अरे स्कूल बस आ गई। तो जब आपने शुरू से ही किसी को बुलाया है, अरे ईश्वर अड़न आइए, तो ईश्वर नहीं बोलोगे आप, ईश्वर। आप समझ रहे हो? मेरे और भी अच्छा है मेरे पास एक, हाँ बोलिए। चलो आज पिज्जे खा लेते हैं। पिज्जा नहीं, पिज्जे खा लेते हैं। हाँ, वैसे तो मैम ये पिज्जा भी नहीं होता, ये अंग्रेज, हाँ ये पिज्जा, ये ज साउंड इसमें है ही नहीं, इट्स लाइक पिज्जा, टी है, हल्का सा टी है, इट्स लाइक पिज्जा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो, मैं कह रहा हूँ आप पिज्ज़ा बोलो, समझ में तो आ रहा है ना, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका जो न्यूट्रल एक्सेंट है, जो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसे, अब एक बहुत प्रचलित शब्द है शेड्यूल, तो शेड्यूल आपको इंडिया में तो समझ में आ जाएगा, आप बाहर जाके अगर शेड्यूल बोलोगे तो आप गलत कर रहे हो। आप दूसरे के देश में जाके उनकी भाषा बोलोगे गलत तरीके से तो उनको गुस्सा आएगा ना, इसीलिए फिर वो कहने लग जाते हैं ब्लडी इंडियन। देखो रीज़न ये है क्योंकि मैं भी रहा हूँ, मेरे कई दोस्त जो साथ के थे ऑस्ट्रेलिया में, वो मैडम
थोड़े ना शो ऑफ करने लग जाते थे, वो ऑस्ट्रेलियंस की तरह बोलने लग जाते थे। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई इंडिया में आता है बाहर का, तो वो नहीं बोल पाएगा ना हिंदी, क्योंकि उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो इसमें शर्म की क्या बात है? आप न्यूट्रल एक्सेंट में बात करो, जितना कोशिश कर सकते हो उतना करो, लेकिन नहीं, हमें तो नाचना है, हमें तो बोलना है। तो जो शेड्यूल है वो आप इंडिया में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप अमेरिका में जाओ या आप यूके में जाओ तो आपको किस तरीके से बोलना है। बिकॉज वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तभी आपको उनकी जो अच्छी कम्युनिकेशन है आप एस्टेब्लिश कर पाओगे। तो आप यूके में जाओगे, वो बोलते हैं सज्यूल, ओ बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट। हाँ, और आप यूएसए में जाओगे वो बोलेंगे स्केड्यूल, ओके स्केड्यूल। तो इट इज शेड्यूल तो कहीं डिक्शनरी में ही नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब आप फोनेटिक्स की भाषा, एक टेक्निकल चीज़ है ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में, वो सिंबल्स होते हैं, तो उनको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, वो फोनेटिक्स होता है। तो उन सिंबल्स को पढ़ोगे ना, अगर आप किसी के पास भी डिक्शनरी हो, उसमें आपको शेड्यूल तो मिलेगा ही नहीं, इधर इट इज शेड्यूल या स्केड्यूल। अभी जो आपने इधर बोला, इसको भी कुछ लोग आइदर बोलते हैं। हाँ। अच्छा, मैं बहुत जैसे रील्स देखती हूँ कई बार, तो रील्स में भी इंग्लिश सिखाने वाले बहुत हैं, तो बहुत वो जैसे एजुकेशन, अब एडुकेशन हो गया है। हाँ। तो ये कौन सा एक्सेंट है? हमारे यहाँ तो एजुकेशन ही बोलते हैं ना, या हम लोग यहाँ पर भी ऑप्ट कर रहे हैं। और जैसे प्रायोरिटी, हम लोगों ने तो प्रायोरिटी पढ़ा सुना बोला, अब प्रायोरिटी बोलने लगे, और ऐसे बहुत सारे। प्रिवेसी हो गया है, प्राइवेसी नहीं, तो ड्रिवन हो गया। हाँ एग्जैक्टली। तो ये वर्ड्स हम लोगों ने ऑप्ट कर लिए हैं क्या? मैम हमने ऑप्ट नहीं करे हैं। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो हमारी भाषा नहीं है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं ना, वो आते हैं नेटिव स्पीकर्स के थ्रू। तो कई बार जो प्रचलन होता है वो धीरे धीरे बदलता रहता है। अब मैं एक नई चीज़ आपको बताता हूँ, आप कपड़े धोने को इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? वॉशिंग क्लोथ्स। ये मैम नहीं है आज के दिन इंग्लिश में। आज के इंग्लिश में है डू द लॉन्ड्री, ठीक है। मैं उसका रीजन भी बता दूंगा। बर्तन धोने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूटेंसिल्स क्लीनिंग या वॉशिंग? नहीं, डू द डिशेज। हाँ डिशेज, राइट। तो ये फिर भी कॉमन हो गया है। ये कॉमन इसलिए हो गया क्योंकि बहुत आपने सुन लिया होगा, ये आपके लिए कॉमन है। लेकिन अगर आप वही किसी उस तरह के इंस्टीट्यूट में जाओगे, वो आज भी यही रट्टे मरवा रहे होंगे, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग द यूटेंसिल्स। अब अंग्रेजों ने क्या किया है, पहले उनकी जो भाषा होती थी, अब वो धीरे धीरे उस पर लौट रहे हैं, ठीक है। रेनेसांस एक टर्म है जिसमें ना एक बहुत बड़े बदलाव की ओर हम मुड़ते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इंग्लिश में एक दोबारा से वो मतलब चेंज आ रहा है कि ओल्ड इंग्लिश है ना, वो दोबारा से धीरे धीरे हावी हो रही है। तो आपने सुना होगा अक्सर, ऑफन, लेकिन आजकल उसको ऑफ्टन बोलने लग गए हैं लोग। वो टी साइलेंट हट गया, वो टी साइलेंट अब हट चुका है। तो अभी अभी जो आपने 2-3 शब्द बताए, कौन से थे वो? प्राइवेसी, हाँ प्रिवेसी हो गया, एडुकेशन। तो ये कई यूके में जो लोग हैं ना, वो इसको एडुकेशन बोलने लग गए, लेकिन अब भी ये एजुकेशन ही है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका। पहले मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, डू द लॉन्ड्री या डू द डिशेस, ठीक है। पहले कपड़े धुलते थे हाथों से, तो उसको वॉश बोला जाता है, ठीक है। अब हर जगह कपड़े धुलते हैं मशीनों से, ठीक है। तो जो मशीन है वो काम करती है, इट डज द वर्क, ओके। मशीन्स डू, सो डू द लॉन्ड्री, ठीक है। ये मशीनों की वजह से आया। पर मशीन भी तो कपड़े धोती ही है ना, तो वॉशिंग मशीन ही हुई ना वो भी। इट इज नॉट ओनली क्लोथ्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपके कर्टेन्स हैं, हाँ, वो भी मशीन में धुलते हैं। तो आप उनको अलग अलग कैसे करोगे? इसलिए आपने एक अम्ब्रेला टर्म बना दी, डू द लॉन्ड्री। इट कवर्स एवरीथिंग, ठीक है। नॉट ओनली योर क्लोथ्स, इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो भी है सब धुलते हैं ना आज के दिन, इसीलिए टर्म आई। दूसरा है डू द डिशेस। पहले हमारे होते थे बर्तन, आज आप किसी के घर में जाके देखोगे डिनर सेट हर किसी के घर में मिलेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों के घर में तो पता नहीं कब से हैं, है ना। तो वो जो डिश हुआ करती थी, जो उनकी प्लेट्स होती थी क्रॉकरीज वाली, तो मैम उनको डिश ही बोलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस टर्म को इजी कर दिया। यूटेंसिल्स, इट डजंट साउंड गुड नाउअडेज। इट्स लाइक जो ये बर्तन हमारे टिपिकल नहीं होते, जो एल्यूमिनियम के और इसके स्टील के, तो वो आज के दिन किसके घर में मिलेंगे? बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। सब मतलब अंग्रेज बने बैठे हैं और क्रॉकरी सेट, पूरा डिनर सेट लेके बैठे हैं। मतलब बर्तन भांडे हाँ, तो जिसको बर्तन भांडे ही बोलना है तो वो तो हिंदी बोलेगा, वो इंग्लिश बोलेगा ही क्यों?
तो जिसको इंग्लिश बोलना है तो अंग्रेजों की भाषा है, डू द डिशेज, सो इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं। जहाँ तक प्रीवियसली ड्रिवन इनकी बात है तो दो एक्सेंट आज के दिन वर्ल्ड में फैले हुए हैं, एक है अमेरिकन एक्सेंट, एक है यूके एक्सेंट। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया हो जब आप कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करते हो, आप लिखते हो नेबर, कलर, तो कलर की स्पेलिंग क्या है? COLOUR। नहीं, यू नहीं है? यू है यूके इंग्लिश में, ओफो। यूएस इंग्लिश में है COLOR। आर। इसी तरह नेबर, नेबर में NEIGH BOUR हमने बचपन से आज तक यही पढ़ा है, अब उसमें से वो यू हट गया। तो ये कारस्तानी है माइक्रोसॉफ्ट की। जब आप लैपटॉप लेके बैठोगे, अगर आपने COLOUR लिखा, नीचे लाल निशान आ जाएगा कि आपकी इंग्लिश गलत है। वहाँ आप डाउट में आ जाओगे, क्योंकि बचपन से जो किताबें आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी, वो जो प्रिंटिंग होती है वो होती है यूके इंग्लिश में, तो आपने पढ़ा COLOUR। लेकिन अब जो आप लैपटॉप में MS ऑफिस चलाते हो, उसमें MS वर्ड कहाँ का है? USA का है मैम। तो उन्होंने अपनी इंग्लिश को थोपना है ना, तो इसलिए उन्होंने कर दिया COLOR। तो ये फ़र्क है, इंग्लिश दोनों सही हैं। लेकिन अब मैं एक और शब्द बताता हूँ आपको, माफ़ी मांगने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपोलोजाइज। अपोलोजाइज। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? APOLOGIZE। ये Z तो आपने बोल दिया, लेकिन आपने थोड़ा रुक के बोला, क्योंकि S आपको और Z में मैं कंफ्यूज S में कंफ्यूज थे। वो इसलिए जो GISE है वो है यूके इंग्लिश, जो GIZE है वो है USA वाली इंग्लिश। तो जो मैच नहीं करेगा MS वर्ड से वो रेड निशान दिखा देगा। रेड निशान दिखाएगा, और उसका सीधा सीधा सिंपल है। अमेरिका वाले कहते हैं कि हम ज़्यादा भड़क नहीं लेते, हमको तो जैसा प्रोनाउंसिएशन है ना, हम वैसा ही बोलेंगे। यानी आप अपोलोजाइज बोलते हो, चाहे S लिखा हो, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो बोले हम S क्यों लगाएं, हम तो Z लगाएंगे इसमें। बोला कोई रोक सकता है तो रोक लो। तो इस वजह से लोगों में कन्फ्यूजन्स ज़्यादा फैल रही हैं। तो चाहे Z लगे या S लगे, दोनों सही है मैम, कोई गलत नहीं है। ड्रिवन, प्रीवियसी, एवरीथिंग इज फाइन, करेक्ट। अच्छा, अब अगर आपके YouTube पेज की बात करें तो मैंने उस पर एक वीडियो देखा जिसका थंब था कि सोते हुए इंग्लिश सीखें। हाँ मैंने तो ये कहीं नहीं सुना। हाँ। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे कोई आदमी सोते हुए सीख सकता है? मैम देखो, हम इस धरती पे होमोसेपियंस थे पहले, अब इंसान बने, हमारे पूर्वज बंदर थे। इस चीज़ को कौन जस्टिफाई करेगा? प्रूफ, साइंटिस्ट वही करेंगे ना, और तो कोई नहीं करेगा। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, ठीक है, ये भाग ईड़ा है, ये पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है, 6 जगह टकराते हैं। ये सब कब पढ़ लिया आपने? ये तो साइंस में नहीं पढ़ाया गया हमें। मेरे पास भी PCM ही थी। नहीं, ये मेरा खुद का ज्ञान है। तो मैं धर्म में भी बहुत बिलीव करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में मेरी जर्नी भगवान की दया से काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं आयुर्वेदा भी बहुत फॉलो करता हूँ। अगर एक और पॉडकास्ट हो तो मैं सुबह से शाम तक क्या खाएं क्या ना खाएं, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, हालांकि इंस्टाग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैंने मेरे जीवन में जो फॉलो किया है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आज के दिन 40 साल का हूँ, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूँ, जो मेरा तरह का रूटीन कोई भी इंसान फॉलो कर रहा है, मैं 20 या 25 साल वाले लड़के को हर चीज़ में मात दे सकता हूँ। चाहे पुशअप हो, पुलअप हो, ठीक है, चाहे दंड बैठक लगवा लो, कुछ कर लो, और अंग्रेजी बोलने में जमाना जान दो। तो कहने का मतलब, आपको ना लाइफ में एक रूटीन बनाना पड़ता है। तो अभी आपका जो सवाल था, मैं शायद उससे भटक गया, कि आपने अभी पूछा था सोते हुए इंग्लिश सीखें। तो स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च की थी। आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा, वर्ल्ड के नंबर 1 वो साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड की किताबें हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, कि आप जब सो रहे होते हैं तो जो आपको सपने आते हैं वो आपको आते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, जो भी आपकी यादें हैं उन सब चीज़ों से। जो आपका ब्रेन है ना मैम, ये अकेला एक ऐसा हिस्सा है जो आपके सोते हुए भी चलता काम करता है, राइट। ठीक है, इसी वजह से अगर आपको रात में कोई बिजली कड़कने की आवाज़ सुनती है या कोई भी हल्की फुल्की आवाज़ होती है, आप क्यों जग जाते हो? क्योंकि आप जगे हुए हो ना दिमाग से, तो आप सुन रहे हो, हाँ या ना? बिल्कुल, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इस बात के ऊपर पूरी रिसर्च की, और आज की नहीं है, 200 साल की रिसर्च है। ठीक है, कि आप जब सोते हो तो जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो अवेयर चल रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। अगर आपके कमरे में हल्की सी आहट होगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कुछ हुआ है। ठीक है, तो आपका दिमाग जगा हुआ रहता है 24 घंटे में, ये कभी नहीं सोता। दिल सोता है क्या?
दिल सोएगा आप भी सो जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से दिमाग भी वो ऑर्गन है जो कभी नहीं सोता, ये हमेशा जगा रहता है। जो नींद है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाने का एक टाइम है जब आपको इस दिमाग को रिलैक्स करना होता है, उसे हम नींद बोलते हैं। साइंटिस्ट ने ये कहा है ये जो 8 घंटे हैं पूरे दिन के 24 घंटे में, ये 8 घंटे ऐसे हैं जो आपके अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते आप। लेकिन अगर आप अच्छी म्यूजिकल धुन लगा के चलो, मेडिटेशन के आज के दिन इतने म्यूजिक आए हुए हैं इंस्ट्रूमेंटल, लोग लगा लगा के सोते हैं, लोगों को नींद नहीं आती मैम। डिप्रेशन और स्ट्रेस के मारे आज के दिन जो अमीर लोग हैं, अभी बिग बॉस में भी एक आई थी ना जो बहुत अमीर हैं पस्सी जी, वो बिना म्यूजिक के तो उनको नींद भी नहीं आ रही थी बिग बॉस में भी। तो आप सोच के देखो, हम आज की दुनिया में इतने डिप्रेस हो चुके हैं, अगर म्यूजिक ना चले तो हमारा दिमाग भी शांत नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड तक हम पहुंचते ही नहीं, नींद आती नहीं हमें। तो जब आप सो रहे होते हो तो बजाय कि आप उस 8 घंटे का टाइम को बिल्कुल बर्बाद कर दो, उसका कुछ सदुपयोग ही कर लो। तो जो मैंने 8 घंटे की, 1-1 घंटे की कई वीडियोस निकाल रखी हैं कि लर्न इंग्लिश वाइल स्लीपिंग, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, साइंटिस्ट ने इस पे प्रॉपर रिसर्च करके, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट हैं, आप इसको गूगल पे ढूंढ भी लेना, ठीक है, ये मिल जाएगा। नहीं तो जो मेरी 8 घंटे वाली वीडियो है ना, उसके नीचे मैंने लिंक भी दे रखा है शायद, और उस पर मैम 8 या 10 मिलियन व्यूज़ हैं, लोग सुन भी रहे हैं रिपीट पे और उनको फ़र्क भी पड़ता है। तो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में कहते हो ना कि नॉलेज नहीं है, शब्द नहीं है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। और हमारा तो इतिहास रहा है मैम सनातन धर्म का, ठीक है, जो अभिमन्यु थे जिन्होंने चक्रव्यूह के अंदर वो घुस गए थे सिर्फ माँ के पेट से उस चीज़ का ज्ञान लेके अपने पिताजी से, अर्जुन से। तो आपको क्या लगता है कि हम आज के दिन इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम सो जाएंगे तो हम बिल्कुल लाश बन जाएंगे, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, सब याद रहता है, दिमाग जगा हुआ रहता है। टाइम का सदुपयोग करो, इसलिए मैंने वो वीडियोस बनाई हैं और वो 100% काम करती हैं। अगर आप उन वीडियोस को बैक टू बैक सुनते रहते हो तो 90% ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आप पहली बार सुनोगे ना अपनी डे टू डे लाइफ में, कभी आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो आपकी मैम मेमोरी पावर बढ़ती है उससे, आपको वो कैब अच्छी मिलती है, आप यूज टू हो जाते हो उस भाषा के। इसे ही कहते हैं इमर्शन, पूरा डुबो लेना। तो नींद में भी डुबो दो। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस इसी के साथ खत्म करूंगी। सवाल ये कि वैसे तो इंग्लिश बहुत पोलाइट लैंग्वेज है, हाँ, मतलब जितना अगर हम 2 लोग बात भी कर रहे हो तो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से होता है, बजाय आप और लैंग्वेज के अगर कंपेयर करेंगे। लेकिन कई बार इस लैंग्वेज के अलग मतलब निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में क्या हुआ, सोनिया गांधी, आप जानते ही हैं, नाम सुना ही होगा, उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के लिए कह दिया कि पुअर लेडी, मतलब उन्होंने पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया और वो बहुत हाईलाइटेड है। हाँ। अब उसे, अब चूंकि राजनेता हैं तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि भाई अपमान कर दिया, तो कोई बेचारी कह के संबोधित करना चाह रहा है सोनिया गांधी को नीचा दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहा क्या गया, मतलब उसके कई निकाले जा सकते हैं। तो ये तो राजनेताओं की भाषा हुई, ये आपकी और हमारी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है कि बोला क्या गया और मतलब क्या निकाले जाए। मैम उसका रीज़न पता है क्या? एक तो सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंडा है। पता सबको है कि पुअर लेडी का मतलब क्या होता है। अगर मान लो कोई रिक्शा पे जा रहा है, रिक्शा पुलर है, गाड़ी खींचने वाला, उसके पीछे कोई भारी भरकम इंसान बैठा है और वो बेचारा कमजोर सा लग रहा है, आप उसको भी कह दो पुअर गाय, पुअर चैप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गरीब कह रहे हो। हमारे तो डिक्शनरी में वही मतलब है, गरीब मतलब पुअर, है ना। पुअर के कई मतलब होते हैं इंग्लिश में। एक होता है डेनोटेशन, एक होता है कॉनोटेशन, ठीक है। डेनोटेशन होता है कि आप डिनोट कर रहे हो डिक्शनरी का जो डायरेक्ट वर्ड मीनिंग है। कॉनोटेशन होती है कि उसके मतलब क्या क्या निकलते हैं। अच्छा। तो पुअर के मतलब ये निकलते हैं, जो सोनिया गांधी जी यहाँ की नहीं है, वो अंग्रेज हैं, ठीक है, नेटिव स्पीकर हैं वो इंग्लिश की, वो यूके में पढ़ी है ना, राजीव गांधी भी गए थे, वहीं तो मुलाकात हुई थी। तो वो प्रॉपर अंग्रेज हैं, उन्होंने तो हिंदी बाद में सीखी है। तो उनको नहीं पता कि पुअर के सिर्फ गरीब ही कहना चाह रहे हो या आप मतलब उनको पिछड़ी जाति का कहना चाह रहे हो, ठीक है, या अपमान करने या अपमान करना चाह रहे हो। पुअर का मतलब ये है आपको किसी के लिए बुरा लग रहा है कि वो किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो बेचारा सेंस में हुआ, बेचारे सेंस में है कि यू आर आप पिटी कर रहे हो उस बंदे को, थोड़ा सा फील कर रहे हो कि यार इसके साथ सही नहीं हो रहा। तो अगर आप कहना चाहो कि इसके साथ सही नहीं हो रहा, आप कह सकते हो पुअर मैन, पुअर गाय, ठीक है। अब कई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, वाइफ छोड़ के चली जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेट कह देंगे, इट्स अनफॉर्चुनेट। हम उसको कह देंगे पुअर गाय, इसके साथ सही नहीं हुआ। तो वो वही कहना चाह रही थी
कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं नहीं, हाँ, मैं तो मतलब इसलिए निकलवा रही थी क्योंकि वैसे तो लोगों को समझ में आ ही रहा है कि सोनिया गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बोरिंग कह दिया ना। बोरिंग का मतलब तो उबाऊ और पकाऊ ही हुआ ना। नहीं, बोरिंग उन्होंने शायद इसलिए कहा क्योंकि जो एक राष्ट्रपति का ओहदा है, जो एक उनकी पावर है, एक तरीके से उनको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, ठीक है, तीनों फोर्सेस की वो सुप्रीम कमांडर हैं, तो उनसे ज़्यादा पावरफुल देखा जाए तो कौन हो सकता है। प्रधानमंत्री जो हैं वो मतलब कार्य प्रणाली के प्रधान हैं, वैसे देश का प्रधान देखा जाए तो राष्ट्रपति हैं। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि इनकी तरफ से हमें इतने समय में कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया कि ये एग्जिस्ट भी करती हैं नहीं, तो इनका जो कार्यकाल है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब बोरिंग है, मतलब कुछ मतलब मजा नहीं आ रहा इनके काम अभिभाषण में। पे बोल रहे थे वो। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से तो नॉर्मल है। पर मैं तो इसको इंग्लिश से इसलिए कनेक्ट करना चाह रही थी कि हम और आपकी लाइफ में भी बोला कभी कभी कुछ और जाता है तो इसके मतलब निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं तभी कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में यही कहा कि अगर आप इस बात की जिद पकड़ लेंगे कि रोटी की इंग्लिश क्या होगी, समोसे की इंग्लिश क्या होगी, लोटे की इंग्लिश क्या होगी, जो हमारे हरियाणा में जो हमारी खंडवा है उसकी इंग्लिश क्या होगी, बिटोड़ा और गोबर की इंग्लिश क्या होगी, तो भाई फिर तो आपके दिमाग में वही भरा है ना। आप मतलब जबरदस्ती फोर्स मत करो। हमारा कल्चर, हमारी जो भाषा है उसको आप इंग्लिश सीखने के लिए एक माध्यम के तौर पर देखो। ये मत देखो कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन मिलेगा ही मिलेगा या मिलना चाहिए, मैथ्स नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। और मैम मैंने क्योंकि एमए इंग्लिश किया है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी ये बोला जाता था कि जो नियरेस्ट मीनिंग है, आप पैसेज का ट्रांसलेशन जो करते हो, ठीक है, राइट डाउन इट्स नियरेस्ट मीनिंग। और मेरे को एमए से ये भी याद आ गया कि वो एक बात बीच में मैंने छोड़ी थी, तो मेरे पापा ने जब मेरे को नहीं लेने दी ना, और ये सब कर करा के जब 35 साल की उम्र में मैंने एमए किया और मेरे को गोल्ड मेडल मिला, ये मैंने बाकी के पॉडकास्ट में भी बोला है वैसे, तो मेरे पापा को मैं लेकर गया जब एनुअल फंक्शन था, जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, मेरे को प्रिंसिपल से, वाइस चांसलर से मुझे प्रशस्ति पत्र वगैरह मिले, तो मम्मी पापा दोनों को मैं लेके गया। तो वहाँ जब मैं स्टेज से वापस आया तो मेरे पापा की आँख में एक हल्का सा आंसू था, और ये कहते हुए मेरे को भी थोड़ा इमोशनल हुआ। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा मेरे से गलती हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कोई भी माँ बाप ये गलती ना करे। अगर 10वीं में उसका बच्चा कुछ कह रहा है कि भाई मुझे ये करना है, तो अगर आप उसको रोकोगे तो जो उसका जो टाइम है ना आगे का, वापस तो वो घूम के वहीं आएगा जो चाहता है, ठीक है। लेकिन वो जो 10 साल मेरे ख़राब हो गए लाइफ के, शायद वो किसी बच्चे के ख़राब नहीं होंगे। इसीलिए पैशन को फॉलो करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि जो काम आपको पसंद नहीं है, बड़े बड़े लोग आईएएस बनने के बाद भी क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि यार ये वो नहीं है जिसके लिए मैं मतलब इतनी जद्दोजहद कर रहा था। तो लोग आईएएस छोड़ देते हैं। अभी वो आईआईटी वाले बाबा क्यों फेमस हो रखे हैं, और अगर आपने उनका इंटरव्यू ढंग से देखा है, आपने अगर उनसे बात की है, तो उन्होंने भी अपने दर्द में यही बताया होगा कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ किया है मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता। उनसे पूछा गया, हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपका फैमिली से कोई कनेक्शन है, तो बोले बिल्कुल नहीं है। पागल बोलते थे वो लोग मुझे, मैं क्या कनेक्शन रखूंगा, मुझे सुनते ही नहीं थे। तो उनकी बातों में उनका दर्द छलका। तो उनके दर्द से मुझे मेरा दर्द याद आ गया कि जब मैंने आर्ट्स विद मैथ लेना चाहा तो मुझे पागल बोला गया, जब मैं सरकारी नौकरी छोड़ना चाहा तो मुझे पागल बोला गया, जब मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस आ गया तो मुझे पागल बोला गया। और क्योंकि यूट्यूब पर आज लोग मुझे जानते हैं, नेम है, फेम है, पैसा है, तो आज सब मुझे कहते हैं कि भाई इस लड़के ने जो करा, हमारे ख़ानदान का नाम ऊंचा कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें बदनाम होने का डर था, तो आज उसने अगर नाम किया है तो इसीलिए इज्जत मिल रही है। तो अगर तुम ये 10 साल पहले कर देते तो शायद हो सकता है कि और चीज़ अच्छी हो सकती, आपको मतलब शर्मिंदगी नहीं होती, आपके आंखों में आंसू नहीं आते, आप नहीं कहते कि बेटा गलती होगी। तो हर माँ बाप चाहता है कि जो सपने उन्होंने देखे वो उनके बच्चे पूरा करें। ये बिल्कुल गलत है। अगर ये थोपोगे ना तो वही बच्चे बुढ़ापे में आपको जो उनका सप्रेशन है, जो उन्होंने अपने अंदर मजबूर थे वो दबा लिया, क्योंकि आपके पास मॉनेटरी पावर है, आप कंट्रोल कर रहे हो कि पैसे नहीं दूंगा मैं पढ़ाई के, एडमिशन मैं नहीं करवाता। तो भाई ये दादागिरी होती है। तो बच्चे पैदा मत करो या उनको जीने दो अपनी जिंदगी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छी तरीके से बोली, लेकिन आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्शन थोड़ा सा मोड़ूंगी। खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन सत्येंद्र जी के, सत्येंद्र ही बोलूंगी मैं भी आपके स्टाइल में, मतलब हरियाणवी इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग आप ही कर दीजिए।
So, guys, you know that we discussed about everything, and I gave you some great tips and wonderful tips and beautiful people. You are mango people now. So, if you want to learn English, my channel is always there. If you understand my English, then you have already learnt English. And don't be afraid and be confident. Even if you are 70 years old, I can teach you English. I can make you talk in English, and then you will feel like a master, just like me. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के Thank लिए। you, और thanks अगर आपको भी नहीं पता कि बिटोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो जाने दीजिए, वो जरूरी भी नहीं है। बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। Thank you. और अगर आपको नॉलेज चाहिए और सीखना है तो इंग्लिश लवर्स Yeah. सर के पेज का नाम है, आप जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। नमस्कार। Thank you.